हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा क्रैश कोर्स में, टाइटन क्रैश कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे नए चैप्टर पर, दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर। के एक कठिन चैप्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस चैप्टर से एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना आया हो। के हमेशा इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन आता है। और ये चैप्टर समझ लीजिए कि बायोलॉजी में जो है आगे बढ़ने की चाबी है। मतलब ये मानिए कि 5-6 क्वेश्चन तक इस चैप्टर से एग्जाम में पूछे गए। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, और समझना है हमको। और ये चैप्टर आपको पूरी लाइफ काम भी आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो टाइटन क्रैश कोर्स में मैंने आपसे पहले भी कहा है बेटा कि एक चीज मैं देख रहा हूं, अभी गौर कर रहा हूं कि कई बच्चे जो है वो क्रैश कोर्स को रेगुलर क्लासेस का विकल्प समझ लिए हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में उनको बहुत इश्यू हो रहा है, उनको लगता है कि केमिस्ट्री में सर फास्ट पढ़ा रहे हैं। सर से मैंने बात किया, सर ने कहा भाई क्रैश कोर्स है, इतना स्पीड तो मेंटेन करना पड़ेगा। केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। केमिस्ट्री में जो है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पार्ट होता है। एनसीईआरटी में ही देखे 4 बुक है, 11th में 2 बुक है, 12th में 2 बुक है। तो उनका बोलना यह है कि यदि मैं स्पीड मेंटेन नहीं करूंगा तो सिलेबस पूरा नहीं कर पाऊंगा टाइटन क्रैश कोर्स में। तो इसलिए जो नए बच्चे उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि प्लीज के थोड़ा मेहनत करना सीखिए। यदि आप सोच रहे हैं कि आप सीधा क्रैश कोर्स से जो है वो एकदम 100% बनने लगेगा, तो थोड़ा सा बेटा जो है ना हमको सब रखना पड़ेगा। जब भी केमिस्ट्री में लेक्चर होते हैं तो पहले आप खुद पढ़िए उस चैप्टर को, फिर क्रैश कोर्स का लेक्चर अटेंड कीजिए, फिर दोबारा चैप्टर को पढ़िए। कैसे केमिस्ट्री नहीं बनेगी। हालांकि सर को मैंने कह दिया कि सर ये बच्चे यदि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो स्पीड को थोड़ा सा जो है वो कम किया जाए यहां पर। तो सर काम कर रहे हैं उस पर के, लेकिन रिकॉर्डिंग कुछ पहले हो चुकी थी, इसलिए बच्चों को ऐसा थोड़ा सा इश्यू हुआ। तो बेटा देखो ऐसा है, सही और गलत, अच्छा है, बुरा है, गंदा है, ये सब टीचर के बारे में ना बोला करो। ठीक है, ये वही संजय सर हैं जो पिछले 3 साल से 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स दिला रहे हैं बच्चों को केमिस्ट्री के अंदर। ये वही संजय सर हैं जिनका पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन। 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन संजय सर के पढ़ाए हुए आते हैं। इसलिए प्लीज हैव फेथ ऑन हिम। ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा है 1 घंटे में चैप्टर, तुम जो है पहले पढ़ो चैप्टर, फिर क्लास में आओ भाई। ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। यहां अब बोलोगे सर बायोलॉजी में, अरे भाई बायोलॉजी में हम जो है वो हमें मालूम है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हम यहां पे थोड़ा आपके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा माइल नहीं जाएंगे। केमिस्ट्री भी स्कोरिंग है, ये भी स्कोरिंग है, लेकिन यहां पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर सर जो है वो अपना पूरा एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका कोर्स शायद और बड़ा है। ठीक है, हमारे साथ भी आप देखोगे तो जो है हम भी कहीं कहीं हेल्प लेना पड़ रहा है बेटा, है ना। ठीक है, इसलिए प्लीज है ना थोड़ा सब्र रखिए और जो है अपने टीचर पे यकीन रखिए, बढ़िया होगा बेटा। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है, और सर से मैंने कह दिया सर जिन बच्चों को दिक्कत गया है तो आप थोड़ा आगे, अब क्या हुआ कि उनका कुछ रिकॉर्डिंग पहले हो गया, ठीक है, जिसमें कि आपका फीडबैक तब तक आया नहीं था। अब फीडबैक आया है तो उसको करेक्ट करने के लिए जो नया रिकॉर्डिंग चल रहा है वो फीडबैक के अकॉर्डिंग चल रहा है। जो पहले हो चुका उसको सर री रिकॉर्ड करेंगे बाद में दोबारा, लेकिन पहले वो कोर्स पूरा करेंगे अपना, फिर दोबारा ले लेंगे उसको, क्योंकि नीट का एग्जाम कब होगा किसी को नहीं मालूम इस बारे में। दूसरा, कई बच्चों का क्वेश्चन ये भी था कि सर जो सब्सक्रिप्शन है बायोमेंटर्स का 1 अगस्त के बाद क्या फिर लेना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, मैं क्रैश कोर्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो सेशन सब्सक्रिप्शन है वो। के मतलब जब तक नीट 2021 नहीं हो जाता है तब तक आपका वो क्रैश कोर्स का सब्सक्रिप्शन लगातार आगे अपने आप बढ़ता रहेगा। कोई भी 1 भी रुपया आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए दिमाग में इसे डाउट मत रखिए। ठीक है, आफ्टर 10th ऑफ मई सब्सक्रिप्शन जो है वो बंद कर दिया जाएगा, किसी नए बच्चे को सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, जिनको एक्सटेंड करना है वो भी बेटा जो है सेशन एक्सटेंड करना है जिनको, तो उनको भी जो है वो 10 मई के पहले करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए, तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पिछले 4 मिनट में। अब हम आते हैं चैप्टर पे, बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर हम बात करते हैं बेटा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम देखें तो हम बोलेंगे हमें नहीं मालूम। अब क्या नहीं मालूम, इसके बारे में तो क्वेश्चन में तो पता होना चाहिए। अरे भाई हमको ये नहीं मालूम है, हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, हमने मेंडल के कारक देख लिए, पर मेंडल के कारक वो जिनको हमने कहा था, बाद में मालूम चला कि मेंडल के जो कारक है वो है जीन। तो जीन के बारे में तो कुछ जानकारी थी नहीं, मेंडल को भी नहीं पता था जीन के बारे में। उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनको भी जीन के बारे में जानकारी नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1944 में पहली बार यह मालूम चला था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। सोचिए, मतलब डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए। 1943-44 में यह मालूम चला था जब एवरी मैकलॉर्ड मैककॉर्टी ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, ग्रिफिथ के प्रयोग को उन्होंने दोहराया।
मतलब यह है कि 1943-44 तक हमको यह तक पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन है कि डीएनए है कि आरएनए है कि पॉलीसेकेराइड है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम था। मतलब सबसे बाद में जेनेटिक मटेरियल की खोज हुई है, जबकि इतना इसके पहले यह मालूम चल चुका था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें, क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्रों का कोई ना कोई संबंध, क्रोमोसोम का कोई ना कोई संबंध इनहेरिटेंस से, यह मालूम चल चुका था। सटन एंड बॉवेरी की बात किया हमने, याद है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एविडेंस मॉर्गन ने प्रोवाइड किया, ये भी पढ़ा हुआ है हमने। कहां पढ़ा है हमने? पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में के। तो आज हम वही राज जानने की कोशिश करें कि डीएनए में ऐसा क्या होता है, क्या चीज थी इसके। देखो, at the time of Mendel the nature of factor regulating the pattern of inheritance was not clear, मालूम नहीं था कुछ भी इसके बारे में। Over the next 100 years, the nature of genetic material was investigated, culminating in the realization of the DNA is genetic material, at least the majority of the organism। देखो, तकरीबन 100 सालों तक ये चलता रहा कि भाई क्या आनुवांशिक पदार्थ है, मतलब कंफर्म नहीं है। 1952 सुनिएगा, 1952 में जो है, जब जो है हर्सी और चेज ने जो है बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किया, तब ये बात क्लियर हुई कि हाँ भाई कोई डाउट नहीं है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, जबकि मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा एनसीईआरटी में ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, क्योंकि वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड अंडर द ऑर्गेनिज्म। वायरस को हम ऑर्गेनिज्म में नहीं शामिल करते हैं। ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनिज्म में प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो हम अभी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, अभी हमने एनसीईआरटी की बात मान ली कि वो कह रहे हैं वायरस को छोड़कर, कुछ वायरस को छोड़कर सभी जीवों में, सभी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ये जो अनुवांशिक पदार्थ हैं वो क्या है बेटा? वो है नाभिकीय अम्ल हैं, वे हैं न्यूक्लिक एसिड। वो क्या है बेटा? वे हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब दे आर हैविंग एसिडिक टेंडेंसी, इनमें अम्लीय प्रवृत्ति होती है। इनमें क्या होता है बेटा? इनमें जो है वो एसिडिक टेंडेंसी होती है, इनमें अम्लीय प्रकृति होती है इनमें, ठीक है ना। एसिडिक टेंडेंसी होती है, इनमें अम्लीय प्रकृति होती है, एसिड। अब क्वेश्चन उठता है कि अब बड़े सिंपल से फंडे दिमाग में रख के, भाई डीएनए में जो एसिडिक नेचर है वो कहां से आता है? वो आता है डीएनए के फॉस्फेट से, जो कि फॉस्फोरिक एसिड के समान व्यवहार करता है। तो ये फॉस्फेट के कारण जो है उनमें एसिडिक नेचर आता है। फिर दूसरी बात ये होती है कि डीएनए है क्या? डीएनए इज ए पॉलीमर, ठीक है। डीएनए की बात करें हम, आरएनए की बात करें, वो पॉलीमर है, मतलब न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है। पॉलीमर है तो उसको बनाने वाली इकाइयां होंगी जिसको हम मोनोमर बोलेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होता है? वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड इवोल्यूशन के दौरान, जैव विकास के दौरान जो पहले बना वो था आरएनए, बाद में बना है डीएनए, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के, एक्सेप्ट जो एकमात्र अपवाद है, एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस, एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस। और उसी में से एक हमारा दुश्मन है, कौन है? वो है कोविड-19 का वायरस, सार्स कोव 2, ठीक है। ये ऐसा वायरस है जो आरएनए वायरस होता है, ठीक है, ठीक है। आरएनए दो It also act as a genetic material in some viruses, mostly function as messenger के। याद रखिए आरएनए हम सब के अंदर भी होता है। हमारी सेल्स में आरएनए एक सूचक के रूप में, एक जो है मैसेंजर के रूप में काम करता है, लेकिन कुछ वायरस का ये जेनेटिक मटेरियल भी होता है, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहां पे, ये सदी का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये है सार्स कोव 2, कोविड-19 का वायरस है, कोरोना वायरस है। इसने अब तक जो है यानी पूरे थ्रू आउट द ग्लोब इसने अब तक जो है वो 3.5 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले ली। इसके तकरीबन जो है 3.5 मिलियन से अधिक लोग, 35 लाख से अधिक लोग, जो सरकारी आंकड़ा है कि ये गवर्नमेंट डेटा है कि इसमें, और जो कहते हैं जो अनऑफिशियल डेटा है वो कहता है तकरीबन वो कहता है 15 मिलियन के, क्योंकि अफ्रीकन कई कंट्री हैं, कई अलग अलग जगह पर वहां के डेटा नहीं है के, मतलब 15 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ लोगों की जान एक वायरस ने ली है। और उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल है आरएनए के, और वो क्या है? वो है आरएनए के, ठीक है, जीनोमिक आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है के। इसके विशेष प्रोटीन जो हमारे इम्यून सिस्टम के बॉडी पर अटैक करते हैं, निमोनिया प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करते हैं, दे आर दी स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन के, ये इसके प्रोटीन होते हैं। वायरस आरएनए के थ्रू अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक।
अब आरएनए जो है, अब देखो सिंपल सी बात है, ऐसा मानकर चलो आप कि सेल के अंदर बॉस बोले तो कौन है? बॉस है डीएनए मॉलिक्यूल इज दी बॉस मॉलिक्यूल, ठीक है। और इस बॉस का सेक्रेटरी कौन है? इसका सेक्रेटरी इसका होता है आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसका वर्कर, फैक्ट्री में वर्कर कौन है? काम करने वाला कौन होता है? वो भी आरएनए मॉलिक्यूल होता है। कौन सा आरएनए होता है? राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। टीआरएनए होता है ये वर्कर मॉलिक्यूल के जो मशीनरी बनाते हैं, वर्कर प्लस मशीनरी बनाते हैं। और जो सेक्रेटरी है वो होता है एमआरएनए होता है। डीएनए अपनी सूचनाएं देगा, सूचक को एमआरएनए को देगा, एमआरएनए इन सूचनाओं के आधार पर जो है मशीन से काम कराएगा और अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? वो बनेगा प्रोटीन। मतलब जीन अपने आप को प्रोटीन बनाकर एक्सप्रेस करते हैं। द जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय मेकिंग द स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्लियर? अब जीन कहां से आ गया? जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज हैविंग ए पर्टिकुलर मैसेज। डीएनए का वो हिस्सा जिसमें कोई विशिष्ट सूचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं जीन कहते हैं हमके। तो डीएनए की सूचनाओं को पहचानना, उसको जो है कैरी करना, उसे उन सूचनाओं को जो है को कैरी करना, ठीक है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाना, सूचनाओं को कैरी करना, टीआरएनए अमीनो एसिड को पकड़कर राइबोसोम तक लेके आना, ये काम करता है टीआरएनए। एडॉप्टर, देखो एडॉप्टर मॉलिक्यूल इज दी टीआरएनए, एडॉप्टर मॉलिक्यूल इज दी टीआरएनए, ठीक है ना, ठीक है। स्ट्रक्चर इज दी आरआरएनए, ठीक है। मैसेंजर इज दी एमआरएनए, ठीक है। तो डीएनए की सूचनाओं को जो है लेकर आता है एमआरएनए और इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाने का काम करता है कौन? राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, जिसको जो कहता है राइबोसोम कहलाता है। और इसके अलावा जो टीआरएनए अमीनो एसिड को पकड़कर लाता है प्रोटीन बनाने के लिए, वो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। भाई ट्रांसफर आरएनए किसका ट्रांसफर कर रहा होता है? वो अमीनो एसिड का ट्रांसफर कर रहा होता है, ठीक है। एमआरएनए किसका मैसेज लेके आता है? जो उसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, डीएनए का मैसेज लेके आता है। राइबोसोमल आरएनए किसका कंपोनेंट होता है? नाम में स्पष्ट है, राइबोसोम का कंपोनेंट होता है। क्लियर? ठीक। फिर हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं इसमें कि ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे वर्ल्ड ऑफ जो है हम डीएनए की बात करेंगे यहां पर हम, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑफ डीएनए में हम क्या, अब देखो मतलब हम जेनेटिक जो है हम क्या कर रहे हैं? हम जेनेटिक मटेरियल के अंदर जाके समझ रहे हैं कि क्या है, यानी ये संसार क्या है, जहां मैं एक को बोल रहा हूं बॉस, एक को बोल रहा हूं मैं सेक्रेटरी, एक को बोल रहा हूं मैं वर्कर के। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में वास्तविकता में ये दुनिया है क्या? जैसे हमारी दुनिया में हम काम कर रहे होते हैं, एक बॉस होगा बताएगा, फिर एक जो है वो सेक्रेटरी होगा, फिर कुछ लोग काम करने वाले होंगे। बिल्कुल वैसे ही सेलुलर दुनिया, कोशिकी दुनिया में भी वही सब कुछ घट रहा होता है। देयर इज ए बॉस इज हैविंग ए डेफिनेट पोजीशन और वो उसके पास सब कुछ मालूम है उसे कि क्या बनवाना है, वो है डीएनए मॉलिक्यूल, बॉस मॉलिक्यूल। चलिए तो हम डीएनए के संसार में आगे बात करते हैं। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो होता है एक लॉन्ग पॉलीमर है, एक लंबा जो है वो एक जो है डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर के, डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर, डीएनए एक लंबा बहुलक है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोटाइड का से बना होता है। और इन न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलते हैं हम? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। क्लियर बेटा? याद रखिएगा डीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड पेयर है। डीएनए होता है, जनरली डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड के, एक्सेप्ट बैक्टीरियोफेज 5174 को छोड़ दीजिए आप। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है बेटा? फेग वर्ड लगाया, मतलब वायरस। फेग मींस भोजी, वायरस ईटर। तो बैक्टीरिया पर अटैक करने वाला बैक्टीरियोफेज होता है। तो बैक्टीरियोफेज 5174 में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, अदरवाइज बाकी सब जगह डबल स्ट्रैंड डीएनए देखने मिलता है। ये भी दिमाग में डाल लो, एग्जाम का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बैक्टीरियोफेज 5174 में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमको देखने मिलता है। तो ये इसका मतलब नॉर्मली जो है डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। क्लियर? दो न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच की दूरी फिक्स होती है डीएनए में। दो, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक सीढ़ी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको कैसे समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास एक सीढ़ी है, ठीक है, हमें ऊपर जाना। हमने कहा कि भाई देखो हमारे पास ऐसी सीढ़ी स्टेप्स बने हुए हैं ये, ठीक है। हमने कहा ये हमारे इसके ऊपर जाने के ये स्टेप्स बने हुए हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि यदि अब सुनिए क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा कि एक स्टेप जो है वो 1 फीट ऊंचा है, 1 फीट ऊंचा है। मैंने आपसे कहा कि एक स्टेप 1 फीट ऊंचा है और कुल 10 स्टेप हैं, तो बताइए
इस स्ट्रक्चर की जहां पर हम चढ़ रहे हैं उसकी ऊंचाई कितनी हो गई? आपने कहा सर, आपने कहा कि हर एक सीढ़ी, हर एक स्टेप 1 फीट का है, 10 स्टेप चढ़ने पर हम ऊपर पहुंच जाएंगे, मतलब 10 फीट ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 10 फीट ऊंचाई है। आपने कैसे बता दिया? आपने ऐसे बता दिया, आपको पता है स्टेप की चौड़ाई फिक्स है 1 फीट और 10 स्टेप जाना है, 10 फीट हो गया। मैंने आपसे कहा डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड पेयर को हमने एक स्टेप मान लिया, हमने डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड पेयर को एक स्टेप मान लिया और हमने कहा 2 न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो बताओ 10 की कितनी हो गई? आपने कहा 34 एंगस्ट्रॉम हो गया। हो गया मतलब डीएनए की लंबाई, मैंने कहा आपसे कि हमारे पास एक डीएनए है जो 20 बेस पेयर लंबा है। बताओ कितनी लंबाई है इसकी? क्योंकि आपने कहा कि सर अभी आपने कहा कि 2 बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अभी मैंने कहा कि 2 बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। समझते ना एंगस्ट्रॉम? कि ये भी नहीं मालूम? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू दी 10⁻⁻9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। याद रखना है ना, बता दिया अभी मैंने, है ना, ये बेसिक फंड है, पता होना चाहिए। तो आपने कहा सर, अभी आपने कहा कि डीएनए में फिक्स है 2 न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 20 यदि न्यूक्लियोटाइड पेयर है तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया हमने, आ गया 68 एंगस्ट्रॉम आ गया। मतलब डीएनए की लंबाई आपने पता लगा ली। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है? बोलता है द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर टू द बेस पेयर। ठीक है ना। डीएनए इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए एक जीव की विशेषता होती है क्योंकि जो भी कैरेक्टर होगा वो डीएनए पर प्रेजेंट जीन के कारण होगा, और जीन होगा तो जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप होगा तो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप होगा तो जैसे हम दिखते हैं वैसे हम दिखाई पड़ेंगे। कहां पढ़ा हमने? जेनेटिक्स में पढ़ा हमने। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा बैक्टीरियोफेज 5174 में जो है क्या होता है बेटा? जो डीएनए है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। याद रख, किसमें होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसके पास में होता है। इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। याद रखना, दिस इज नॉट इन पेयर, ये जोड़े में नहीं है। प्लीज गलती मत करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सिली मिस्टेक करवाता है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा फेग में जो है वो 48,502 बेस पेयर्स हैं। यहां पर बेस पेयर लिखा है, मतलब यहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। प्लीज बेटा ये डेटा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेटा है एनसीईआरटी का और एग्जाम में मैच द कॉलम में आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में मैच द कॉलम में ये आ सकता है बेटा। ठीक है, फिर एश्चरेलिया कोलाई में 4.6 इंटू दी 10⁻6 बेस पेयर पाए जाते हैं। 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर पाए जाते हैं एश्चरेलिया कोलाई में। ठीक है ना। ठीक है, फिर ह्यूमन डीएनए में जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है, जो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए मतलब जो मनुष्य का डीएनए है वो क्रोमोसोम के एक सेट में, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब हम 23 क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, हम 23 क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो कुल डीएनए कितना होता है बेटा? वो होता है आपका 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। प्लीज ये नहीं, मैंने आपको बताया पहले बेटा बैक्टीरियोफेज 5174 का, लैम्डा फेग का, एश्चरेलिया कोलाई का और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। प्लीज इनको याद रखना, आप भूलना नहीं इसको बेटा। ठीक है ना, क्लियर? याद रहेगा ना? चारों नोट कर लो, याद कर लो उसको, लिखकर सामने, क्योंकि ऐसे देखो बोलोगे आप फंडा बता दो, न्यूमरी बता दो, तो वो सब हम नहीं कर पाएंगे। आपको ये लिखकर सामने लगा लेना, जैसे भी याद रखता है आपको बस बेटा याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर? याद रखिएगा इसको प्लीज, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये क्या मतलब हुआ? हमने जैसे ही बोला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोले तो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर। किसका पॉलीमर? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। कई सारे होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है ना, वही न्यूक्लिक एसिड है। कैसा स्ट्रक्चर इसका होता है? देखो बेटा गौर से देखिए, क्या गौर से देखिए इसको। इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको ये है पेंटोस शुगर। ठीक है, ये है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर बोले तो 5 कार्बन शुगर। ठीक है, C5H10O4 लिखा है
तो ये हो गया डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है C5H10O4, ठीक है। राइबोस शुगर होती है आरएनए में C5H10O5। राइबोस शुगर में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है सेकंड कार्बन पर, है ना, ठीक है। जबकि डीऑक्सीराइबोस शुगर में एक ऑक्सीजन कम होता है एज कंपेयर टू राइबोस शुगर सेकंड कार्बन पर, ठीक है। तो शुगर 5 कार्बन शुगर है, पेंटोस शुगर होती है, ठीक है। राइबोस होगी आरएनए में और डीऑक्सीराइबोस होगी डीएनए में। फिर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं, क्या दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये है नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ये नाइट्रोजन क्षार दिखाई पड़ रहे हैं नाइट्रोजन बेस के। नाइट्रोजन बेस के बारे में याद रखिएगा कि नाइट्रोजन बेस हमेशा नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 से जुड़ते हैं, एंड नाइट्रोजन बेस ऑलवेज ज्वाइन विद दी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बतला रहा हो, दिमाग में डाल लो, यहीं पर याद कर लो, क्योंकि यही एग्जाम के एमसीक्यू हैं। अभी नोट्स बनाएंगे, बाद में पढ़ेंगे, तो बाद कभी नहीं आता बेटा, ठीक है ना। जो आता है वो अभी आता है, ठीक है ना, जो है वो अभी है, समझ गए, ठीक है। हाँ, तुमसे बात कर रहा हूं, ठीक है, ही समझ गए। हाँ, तो अभी जो है ना ये याद कर लो कि पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 1 जो होता है वो नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं इसमें, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन, अब और क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, और दिखाई पड़ रहा है आपको फॉस्फेट दिखाई पड़ रहा है आपको, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। आपको दिखाई पड़ रहा है फॉस्फेट, याद रखिएगा फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोस शुगर में, ध्यान से बात सुनिएगा और उसको दिमाग में डाल लीजिएगा। फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोस शुगर में 2 जगह पर जुड़ सकता है, एक कार्बन नंबर 3 पर और एक कार्बन नंबर 5 पर, क्योंकि यही वो 2 जगह होती है जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमको देखने मिलता है, और ये फॉस्फेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करता है और खुद को वहां पे जोड़ देता है। क्लियर? ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रहना चाहिए। अब मतलब यह है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है वो 5 कार्बन शुगर, पहला पॉइंट। उसके कार्बन नंबर 1 पर पेंटोस पर नाइट्रोजन बेस आके जुड़ेगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर पर कार्बन नंबर 3 और 5 पर फॉस्फेट जुड़ सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि इस पूरे के पूरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या केमिकल में दिखाई पड़ रहा है आपको, आपने कहा इस पूरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में मेरे को दिखाई पड़ रहा है पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट मुझे दिखाई पड़ रहा है। मतलब यह है कि एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, उसमें एक तो नाइट्रोजन बेस होता है, दूसरा पेंटोस शुगर होता है, राइबोस आरएनए में, डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है बेटा, ठीक है ना। देखिए ये नाइट्रोजन बेस है, पेंटोस शुगर है, फॉस्फेट है के, और ऐसे बनता है एक न्यूक्लियोटाइड के। एक सिंगल, ध्यान से बात सुनिएगा, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में जब भी फॉस्फेट को जोड़ना होगा, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो फॉस्फेट की पोजीशन होती है दैट इज ऑलवेज एट द कार्बन नंबर 5 के। मतलब कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है और ये 5 है, ठीक है। रिंग में 4 कार्बन होते हैं, 5वां बाहर होता है, ठीक है ना, पेंटोस शुगर में। तो कार्बन नंबर 5 से फॉस्फेट जुड़ता है, 3 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, और 3 वाला जो होता है उसमें ना हमेशा एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में आपको 5वीं पोजीशन पे आपको जो है फॉस्फेट जुड़ा दिखाई पड़ेगा, और 3rd पोजीशन पर भी फॉस्फेट जुड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है। पर जनरली अब 3rd पोजीशन क्या होता है हम आगे बात करेंगे। देखो अभी पहले एक एक करके देखते हैं। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन, दूसरे होते हैं पायरिमिडिन। प्यूरिन जो होते हैं दे आर दी डबल रिंग कंपाउंड, ये होते हैं डबल रिंग कंपाउंड होते हैं। देखिए एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, पहला ग्वानिन दूसरा एडेनिन के, तो ये डबल रिंग कंपाउंड होते हैं। पायरिमिडिन होते हैं सिंगल रिंग कंपाउंड, ये सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं बेटा, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। याद रखिएगा साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल के, ठीक। तो एडेनिन ग्वानिन जो है वो डीएनए आरएनए दोनों में कॉमन होते हैं, ये डीएनए के अंदर भी मिलेगा, ये आपको आरएनए के अंदर भी देखने मिलेगा, कॉमन है, ठीक। साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में होता है, ये डीएनए में भी होगा, आरएनए में होगा, लेकिन थायमिन आपको आरएनए में नहीं मिलेगा, ये आपको आरएनए में नहीं मिलेगा, प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, केवल डीएनए मिलेगा। मतलब प्रेजेंस ऑफ थायमिन इस बात को बताता है कि वो मॉलिक्यूल क्या है, डीएनए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल बताता है कि वो मॉलिक्यूल क्या है, आरएनए। यानी कभी भी यूरेसिल जो है आपको जो है, यूरेसिल कभी भी आपको कहां नहीं मिलेगा, आपको जो है कभी भी यूरेसिल आपको जो है वो डीएनए में देखने नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एक्चुअली थायमिन इज, अब सुनो बात एमसीक्यू एग्जाम का, एक्चुअली थायमिन इज 5 मिथाइल यूरेसिल। सुनिए बात ध्यान से,
एक्चुअली थाइमिन क्या है? थाइमिन यूरेसिल का ही एक अदर फॉर्म है, 5 मिथाइल यूरेसिल। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, नीट के प्रीवियस ईयर पेपर भी देखा, देख लिया करो, ठीक है ना, मिलेगा क्वेश्चन आपको जरूर, ठीक है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर बायोलॉजी के की नोट्स में क्वेश्चन डाल दो। अरे भाई तुम्हारा जो डीपीएस मिलता है शाम को, उसको देखो ना कितने क्वेश्चन डाले उसके अंदर के। नहीं, वो डीपीएस आपको जो हर लेक्चर के बाद जो डीपीएस मिल रहा है, वो डीपीएस को आप लगा लोगे ना, कुछ और नहीं लगाना पड़ेगा, वो सारे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। प्लीज ना, स्टॉप कंप्लेनिंग नाउ, स्टॉप बीइंग डिमांडिंग, स्टार्ट एक्टिंग। कमांड को फॉलो कीजिए। आप बोलोगे सर आपने हमको कमांडो बना दिया, आप बोल रहे हो हेलीकॉप्टर से ऊपर से नीचे कूद जाओ पैराशूट लगा के, नहीं खुला पैराशूट तो, पैराशूट में कोई फॉल्ट आ गया तो, पैराशूट खुल गया और खुलते में चिड़िया ने आके पैराशूट में छेद कर दिया तो, सर नीचे वहां जहां उतरे वहां पे दलदल हुआ तो, सर पैराशूट पेड़ में उलझ गया तो। अब भैया तो का तो कोई जवाब है नहीं है ना। तुम्हें कूदना है तो मतलब कूदना है, बाकी फिर निपट लेंगे। याद रखिए, कभी भी कोई भी ट्रेनिंग जो होती है ना, उस ट्रेनिंग में जो है परफेक्शन जैसा कोई वर्ड होता नहीं है। वी आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट, ठीक है, हम कोशिश पूरी करते हैं। देयर मे बी सम फ्लॉज, ऑलवेज देयर। एंड द पीपल हु विन द एंटायर गेम, जो लोग पूरा गेम जीतते हैं, जो लोग पूरा का पूरा जो है वो विजेता होते हैं, they always focus on the better side of the things, के बेस्ट साइड की ओर फोकस करते हैं। कंप्लेंट बॉक्स नहीं बनते हैं वो कि अरे सर ने आज घूमकर नहीं दिखाया ऐसे, ठीक है, सर ने आज डांस करके नहीं दिखाया ऐसे। ऐसे नहीं ना करो, बच्चे नहीं हो तुम, बड़े हो अब, ठीक है ना, युवा हो देश के, ठीक है। तो भैया अभी है ना स्पून फीडिंग बंद, स्टार्ट एक्टिंग कि भैया ये है, ये चीजें हमको मालूम चली है, अब हमको ऐसे करना है और हमको जीत कराना है। समझ गए कमांडोस? चलो, तो अभी क्या बताया मैंने आपको कहा बेटा याद रखना अच्छे से, कि जो बातें बोल रहा हूं उसको यही याद कर लो आपके, कि मैंने आपसे कहा कि वास्तव में जो थाइमिन है वो 5 मिथाइल यूरेसिल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख के तुम समझ गए होगे बेटा, है ना। थाइमिन हमेशा डीएनए में होता है और यूरेसिल हमेशा आरएनए में होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, cytosine is common for both DNA and RNA. Thymine present in DNA, uracil present in RNA in place of thymine. Clear? कोई डाउट नहीं, अभी देखा इसको हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू पेंटोस शुगर। अब देखो, जब भी कभी शुगर से कोई बॉन्ड है, whenever there is a bond with the sugar, it is called the glycosidic bond, ठीक है। कोई डाउट नहीं इसमें यार, सिंपल सा केमिस्ट्री है तो, है ना। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर के साथ बनेगा, है ना, क्लियर। नाइट्रोजन बेस जब शुगर से बॉन्ड बनाएगा, लिंकेज मींस बॉन्ड, ठीक है, तो क्या बनेगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के जब एक पेंटोस शुगर, जब एक पेंटोस शुगर से नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, ठीक है, तो क्या बनता है, तब बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता, नॉट न्यूक्लियोटाइड, इट इज न्यूक्लियोसाइड, इट इज न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है बेटा, ठीक है। ये क्या होते हैं, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन, ठीक है ना। डिऑक्सी एडिनोसिन डीएनए का होगा, डिऑक्सी ग्वानोसिन, डिऑक्सीसाइटिडीन और डिऑक्सीथाइमिडीन के मतलब व्हेनेवर पेंटोस शुगर, whenever pentose sugar join with the नाइट्रोजन बेस से ज्वाइन करता है, जुड़ता है, ठीक है, तो क्या बनता है बेटा, तो बनता है न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है। हमेशा पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 1 नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है, ठीक है ना, ठीक है। प्यूरिन जुड़ते हैं N9 से और पायरिमिडिन जुड़ते हैं N3 से, ठीक है ना। पूछेगा तो बताना, नहीं तो अपना ज्ञान अपने पास रखे रहना, समझ गए, ठीक है। प्यूरिन N9 से, पायरिमिडिन जो है वो N3 से जुड़ते हैं कार्बन नंबर 1 से, ठीक है ना। चलिए फिर, व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5 हाइड्रोक्सिल
5 हाइड्रोक्सिल एंड 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। अब इसका मतलब क्या, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपसे कि देखो समझो बेटा बात के एकदम अटेंटिव रहना। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपसे, ये कार्बन नंबर 1 है शुगर का, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, और ये कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 है। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, है ना, एकदम इमेज को बड़े ध्यान से देखिए जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अच्छा पहले तो ये बताओ, देखता हूं तुम में से कितने बच्चे आंसर करते हैं। ये जो पेंटोस शुगर दिखाई पड़ रही है, ये पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोज है या राइबोज है? The pentose sugar shown in the diagram is deoxyribose या राइबोस? कौन सी शुगर है बेटा ये? दिस इज दी राइबोस शुगर, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर में कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, सिंपल हाइड्रोजन होता है। क्लियर, याद रखना। के चलो, अब कार्बन नंबर 1 पर ये नाइट्रोजन बेस जुड़ गया बेटा, जुड़ गया, समझो बात के, ये जुड़ गया, क्या बन गया, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब यहां पर कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पे ध्यान से देखिए कि कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई पड़ेगा। 5 का क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि 5 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटाकर, 5 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटाकर वहां पे क्या आ गया, फॉस्फेट आके जुड़ गया है। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 पे आके जुड़ा, जैसे ही न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट आकर जुड़ता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप आकर कहां जुड़ेगा बेटा? जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए, सब बोलेंगे, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 पर जाकर जुड़ता है। ठीक है, क्लियर, ये है कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, दिस इज द कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बेटा, जैसे ही फॉस्फेट जुड़ा तो फॉस्फेट एसिडिक कैरेक्टर को दहेज में लेके आता है, वो के डोरी में लेके आता है कि भैया हम जुड़ गए यहां के, अब हमारा एसिडिक एनवायरमेंट एसिडिक हो गया के पूरा का पूरा। तो वो ग्वानोसिन से क्या बन गया? ग्वानाइलिक एसिड बन गया। एडेनोसिन से एडिनाइलिक एसिड बन गया। साइटोसिन से साइटोनाइलिक एसिड बन गया। वो एसिड वर्ड यहां पर आ गया, देखिए आप, है ना, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी एसिड है। ठीक है, देखिए अब सिंपल सी बात। अब देखो बेटा, यहां पे एक बात याद रखना, कीवर्ड आपको याद रखना के, जब भी कभी फॉस्फेट शुगर से जुड़ेगा ईस्टर बॉन्ड बनेगा, फास्फोईस्टर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, इसको किसी ने पूछा आपसे, ध्यान से, ये एक कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है और ये एक प्रोबेबल एमसीक्यू है 2021 के लिए। एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए, ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए जब फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड से जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? ऑप्शन ए है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑप्शन बी है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ऑप्शन सी है फास्फोईस्टर बॉन्ड। तो कई बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड लगाते हैं। डाइस्टर बॉन्ड हमेशा बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में फास्फोईस्टर बॉन्ड होगा, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ, तो गलती मत करना बेटा। ठीक है, क्लियर? तो एक सिंगल शुगर से फॉस्फेट बॉन्ड बनाए तो फास्फोईस्टर बॉन्ड कहलाएगा वो। ठीक है, जब पॉलीमर बनाना होगा तो देखो बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, देखो ध्यान से, है ना, दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है। अब इन न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना है तो क्या होगा? जोड़ना है तो होगा ये बेटा, ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट क्या करेगा? ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट जो है वो किसका है? एक न्यूक्लियोटाइड का है। ठीक है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से इसको हटाएगा और वहां जुड़ जाएगा। देखो जुड़ गया, ये जुड़ गया। ठीक है, मतलब जब भी कभी, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये जो फॉस्फेट है, दिस इज दी फॉस्फेट, इस फॉस्फेट ने कितने ईस्टर बॉन्ड बनाए? मेरी बात ध्यान से, इस फॉस्फेट ने कितने ईस्टर बॉन्ड बनाए? आप बोलोगे सर एक ईस्टर बॉन्ड तो इसके साथ बना हुआ है, एक इसके साथ बन गया, मतलब फॉस्फेट ने 2 ईस्टर बॉन्ड बनाए, मतलब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या हो गया बेटा? वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। तो क्या बन गया? जुड़ गया होगा, तो ये दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए आपस में, ऐसे ही जुड़ता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को बनाने के लिए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड काम करता है बेटा, है ना। 3 प्राइम से 5 प्राइम, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटाएगा और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन का जो फॉस्फेट ग्रुप है वहां जाके जुड़ जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं? इट इज डायरेक्शन इज दी 3 प्राइम टू 5 प्राइम फास्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं। क्लियर? याद रखेंगे। चलिए,
ए पॉलीमर हैज वन एंड ऑफ ए फ्री फॉस्फेट। एक किसी भी पॉलीमर में सबसे पहला, ध्यान से, कॉमन सेंस की बात है बेटा, किसी भी पॉलीमर में सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड जो होगा उसका 5 प्राइम पर फॉस्फेट फ्री होगा, कोई ऊपर जुड़े ही नहीं उससे, और सबसे नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 3 प्राइम पर डीऑक्सीराइबो शुगर की 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री होगा, क्योंकि वही तो जोड़ने का स्थान था। यानी जब भी कभी दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे थे बेटा, कैसे जुड़ रहे थे, पहले न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप, उससे अगले न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा था। इसका मतलब हमेशा 2 सिरे होंगे, एक होगा 5 फॉस्फेट वाला सिरा, एक होगा हाइड्रोक्सी एंड वाला सिरा, है ना, यही लिखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, समझो बेटा एकदम, आप जो है एकदम देखो, इस इमेज को भी ध्यान से देखिए, आप अटेंटिव नहीं रहोगे ना, ये सोचो कि सारी मेहनत सर कर ले, सर एग्जाम दे आए, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है ना। आपको पता नहीं होगा, पता, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस समय हम जिस दबाव में काम कर रहे हैं, जिस प्रेशर में इस समय हम काम कर रहे हैं, वो अपने आप में, इतना दबाव में मैंने लाइफ में कभी काम नहीं किया। इस समय कोविड पेशेंट्स, मतलब आप समझ लीजिए कि मैं घंटों, मतलब 6 से 7 घंटे मुझे लगातार बोलना पड़ रहा है कंसल्टेशन के लिए। एक मैंने आपको एक टाइम भी दिया हुआ कि भाई इवनिंग के समय में एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिया हुआ है, जहां पर मैंने कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक मैं निःशुल्क परामर्श देता हूं सभी कोविड के मरीजों को। पूरे ऑल ओवर इंडिया से फोन आता है, लगातार बजता रहता है फोन, वो लगातार, यानी 1 सेकंड का, मतलब पानी का एक सिप लेने का टाइम भी नहीं मिलता, इतना हैवी इंगेजमेंट रहता है। एक कॉल गया, दूसरा कॉल, दूसरा, तीसरा कॉल, चौथा कॉल, लगातार के हर रोज जो है वो तकरीबन जो है वो समझ लीजिए कि बड़ी संख्या में मरीज के इस समय ये मैं ओवरऑल दिन भर के कंसल्टेशन देख लूँ तो 200 से लेकर 250 फोन कॉल्स के मैं रोज आंसर कर रहा हूँ कोविड से जुड़ी प्रॉब्लम को लेकर के। तो इस समय हम लोग बहुत हाई प्रेशर में। डॉक्टर की लाइफ इतनी आसान नहीं होती जैसे आपको लगता है। डॉक्टर की लाइफ जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग होती है, बहुत काम करना पड़ता है मुश्किल वक्त में स्पेशली, ठीक है। मेरा बच्चा मुझसे बोलता है, बड़ा वाला बोलता है कि आप तो जो है वो सिर्फ दूसरों के लिए करते हो, घर के लिए कुछ नहीं करते, मेरे लिए कुछ नहीं करते, आप खेलो मेरे साथ, चलो ये करो, ठीक है, घर में रहकर भी घर में नहीं हो आप। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से हिम कि भैया कि ये तब दैट इज ये वक्त कुछ और है बेटा। मैं चाहूँ तो कार्ड गेम तो साथ खेल सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ तो साथ 1 घंटा कार्ड गेम खेलूंगा, उससे अच्छा मैं 1 घंटा कुछ कंसल्टेशन कर लूँ, किसी का की मदद कर दूँ, शायद किसी की लाइफ बच जाए। तो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बेटा, डॉक्टर की लाइफ में आप हमेशा बहुत आसानी मत ढूंढा कीजिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा तपना पड़ेगा, एफर्ट खुद भी करने पड़ेंगे, तब जाके कुछ अच्छा होगा बेटा, ना। अभी तो आप पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़े हैं, नीट निकाल लेंगे, पहली सीढ़ी चढ़ के आप मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेंगे, जहां आपसे सफर की शुरुआत होगी, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बोला था, मैं कह रहा था कि एक पॉलीमर में हमेशा आपको एक फ्री फॉस्फेट दिखाई पड़ेगा एक एंड पे, और एक एंड पे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, तो इसे बोलेंगे 5 प्राइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का हिस्सा बोलेंगे इसको हम के। और दूसरे लास्ट सिरे पे क्या दिखाई पड़ेगा आपको, हाइड्रोक्सिल, देखिए आप, है ना, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप के। नया न्यूक्लियोटाइड जो भी आके जुड़ता है वो यहां से जुड़ता चलता है ना बेटा, ठीक है। तो हमेशा इसका मतलब ये है कि हमेशा हमको इस प्रकार के जो है वो कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, इसका मतलब ये है कि ये इसका बिगिनिंग, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड, फोर्थ न्यूक्लियोटाइड के, ये इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 2 श्रृंखलाएं होती है। ध्यान से मेरी बात सुनेगा, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 2 श्रृंखलाएं होती है, 2 चेन होती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब दीस चेन्स आर दी एंटी पैरेलल। ये चेन क्या होती है, चेन एंटी पैरेलल होती है, ठीक है ना। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है, दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है, तो एक सीधी और एक उल्टी चेन होती है ना। और दैट इज ड्यू टू दी, हम देखते हैं कि जो बेस पेयरिंग होती है, जो क्षार युग्मन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बात करेंगे इसमें हम, ठीक है। द बैकबोन के हम कहते हैं, द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म बाय ड्यू टू दी शुगर एंड फॉस्फेट। हम कहते हैं कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का जो रीढ़ की हड्डी है, जैसे ये है, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी है इसकी, वो क्या है, वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के, शुगर फॉस्फेट से बनी होती है ड्यू टू दी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और कोई पूछता है डीएनए का जो लेडर है, जो सीढ़ियां है वो किससे बनी होती हैं, वो बनी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से के। लेडर ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, लेडर ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के। क्लियर। ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वे जुड़े होते हैं आपस में, बैकबोन को आता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, ठीक है बेटा, है ना। अब ये डीएनए की खोज कैसे हुई, डीएनए
को पहली बार जो है वो हम कहते हैं फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में इन्होंने इसको जो है वो निकाला और इन्होंने न्यूक्लियस से इसको आइसोलेट किया था, इसलिए इसको इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। और डीएनए इन्होंने एक एसिड, इन्होंने कहा एक एसिडिक सब्सटेंस हमने मिला है, न्यूक्लियस के अंदर से मिला है और इसको इन्होंने न्यूक्लिन कहा था। सन याद रखिएगा, साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा बेटा, ठीक है, क्लियर। आज हम जानते हैं कि क्रोमोसोम, याद रखिएगा, क्रोमोसोम की खोज पहले हो चुकी थी एज कंपेयर टू द डीएनए, यानी क्रोमोसोम के बारे में, तभी तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पहले आया, डीएनए बाद में आया के। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर उनका डीएनए एंड प्रोटीन। एक क्रोमोसोम के अंदर आपको डीएनए भी मिलेगा, आरएनए भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा। जो आरएनए आपको क्रोमोसोम के अंदर मिलेगा वो ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए होगा, वो डीएनए की कॉपी लेने वाला आरएनए होगा, ठीक है, एक्चुअली में उसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है वो। तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम को बनाने वाली इकाइयां होती हैं, उन इकाइयों के कंडेंस होने पे क्रोमोसोम बनता है, उन इकाइयों को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। कि न्यूक्लियोसोम के अंदर होते हैं प्रोटीन और होता है डीएनए मॉलिक्यूल। आगे हम स्ट्रक्चर में बात करेंगे यहां पे हम, ठीक है। 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का डेटा जो विल्किंस ने और फ्रैंकलिन ने प्रोवाइड किया था, उस डेटा का उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने जो है वो एक डीएनए का मॉडल दिया, उसे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी एंड वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है कि डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को किसने दिया था? तो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। और किस आधार पर दिया था उन्होंने? एक्सरे डिफ्रैक्शन के के आधार पे दिया था। और रेगुलर क्लास में हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसको बताया था जो है वो विल्किंस और रोसलिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में डिटेल्स को प्रोवाइड किया। और उसी डिटेल का यूज करके जो है वॉटसन क्रिक ने क्या किया कि इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात थी, इस डबल हेलिकल मॉडल को देने में सबसे बड़ी सहायता की थी किसने? फ्रैंकलिन ने और जो है वो विल्किंस ने। लेकिन साथ में एक डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो था चारगाफ्स रूल के, वो था चारगाफ्स रूल। चारगाफ ने बताया था कि किसी भी दिए गए डीएनए में हमेशा एडेनिन की मात्रा, किसी भी दिए गए डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हमेशा एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर होती है, हमेशा ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है, और किसी भी डीएनए में हमेशा एडेनिन ऑब्लिक थाइमिन का रेशियो आपको 1 मिलेगा, बराबर मात्रा है। ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ग्वानिन ऑब्लिक साइटोसिन का रेशियो आपको है, ये भी सुनिए करके, ये भी 1 मिलेगा क्योंकि दोनों बराबर मात्रा में। एडेनिन प्लस ग्वानिन, थाइमिन प्लस साइटोसिन, ये भी आपको 1 मिलेगा क्योंकि जितना एडेनिन है उतना ही थाइमिन है, जितना ग्वानिन उतना ही साइटोसिन है, तो ये भी 1 मिलेगा आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, एडेनिन प्लस थाइमिन ऑब्लिक ग्वानिन प्लस साइटोसिन का रेशियो 1 नहीं होता है। दैट इज नॉट 1, नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं होता है, और ये हर एक स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। तो चारगाफ के रूल का जो हमने डेरिवेशन निकाला, हमने कहा एडेनिन प्लस थाइमिन ऑब्लिक ग्वानिन प्लस साइटोसिन, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज वेरिएबल रेशियो, ये वेरिएबल रेशियो होता है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने कहा कि ये एक वेरिएबल रेशियो होता है। तो चारगाफ क्या बोल रहे थे कि जितना एडेनिन है उतना थाइमिन है, जितना ग्वानिन उतना ही साइटोसिन होता है, ये चारगाफ का नियम था। और इसी नियम का कैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इजाद किया वॉटसन कहते हैं कि बेस्ट पेयरिंग है। मतलब ये है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयरिंग करता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से पेयरिंग करता है। आज हम जानते हैं कि एडेनिन जो है थाइमिन से पेयरिंग करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, ग्वानिन साइटोसिन से पेयरिंग करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाकर, क्लियर, ठीक है। However, this proposition was also based on the observation of Irving Chargaff. For a double-stranded DNA, the ratio between adenine and thymine and guanine cytosine are constant and equivalent. ठीक है, एक डबल-स्ट्रैंडेड डीएनए में हमेशा जो है एडेनिन थाइमिन का रेशियो, ग्वानिन साइटोसिन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और 1 के बराबर रहेगा, ठीक है। जो स्पेसिफिक है वो क्या है? वो है एडेनिन प्लस थाइमिन ऑब्लिक ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ये स्पेसिफिक, ठीक है। जो नॉन स्पेसिफिक है वो एक, एडेनिन जितना थाइमिन के बराबर वो सब में रहेगा, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर वो सब में रहेगा, ठीक है। इसे इसकी वैल्यू की बात करें हम तो ह्यूमंस के लिए इसका वैल्यू आता है 1.52 फॉर ह्यूमंस, एस्ट्रिया कोलाई के लिए 0.97 इसका वैल्यू आता है, ठीक है। यानी ये जो रेशियो, इसका रेशियो जो है वो मनुष्य के लिए, ह्यूमंस के लिए 1.52 है और एस्ट्रिया कोलाई बैक्टीरिया के लिए 0.97 होता है, ठीक है ना। चलिए
बेस पेयरिंग जो होता है वो यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब दोनों श्रृंखला एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, क्योंकि रूल ऑफ बेस पेयरिंग यहां पे काम करता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयरिंग करता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से पेयरिंग करता है। इसका मतलब ये है कि यदि इफ वी नो, यदि हमें पता है कि एक में एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, तो सामने वाली डीएनए स्ट्रैंड में हमेशा क्या होगा? हमें मालूम है रूल ऑफ बेस पेयरिंग कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयरिंग करता है, थाइमिन होगा। थाइमिन हमेशा एडेनिन से पेयरिंग करता है, एडेनिन होगा। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से पेयरिंग करता है। ठीक है, तो आ गया। तो हमें यदि एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस मालूम है तो दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें रूल ऑफ बेस पेयरिंग मालूम है कि यदि एक डीएनए स्ट्रैंड पर एडेनिन है तो सामने वाले में थाइमिन होगा, एक पर ग्वानिन है सामने वाले में साइटोसिन होगा, एक पर साइटोसिन है सामने वाले में ग्वानिन होगा, एक पर थाइमिन है तो सामने वाले में एडेनिन होगा। ये रूल ऑफ बेस पेयरिंग है। इससे एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस मालूम है तो दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? यहां तक आपको बात समझ में आई बेटा? चलो, तो इसका आप देखो बेटा, अच्छी बात ये है, ठीक है। और ये चीज बड़ी जो है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल के, इसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग, मतलब इसमें दो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। इसमें दो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं बेटा, है ना? ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, तभी तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोला इसको। और ये जो होते हैं, जब कभी नया डीएनए बनाना होता है तो हर एक सिंगल स्ट्रैंड जो होता है वो एक सांचे के समान, एक टेम्पलेट के समान व्यवहार करता है। और इस सांचे पर डीएनए पॉलीमर एंजाइम, कौन सा एंजाइम? डीएनए का पॉलीमर बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमर एंजाइम होता है, जो डीएनए बनाता है के किसको जोड़ता है? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, पॉलीमर को बनाएगा। वो एंजाइम काम करता है, सांचे को देखकर वो उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस को तैयार कर लेता है। क्या लिखा है? If each strand of a DNA, let us call it the parental DNA, act as a template for the synthesis of the new strand, the double strand DNA thus produced would be identical to the parental DNA molecule. ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, मतलब एक आप हमेशा डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट क्यों कर पाता है? यहां पर भी रूल ऑफ बेस पेयरिंग काम करता है। वो क्या करता है? डीएनए का हर एक अलग हुआ सेगमेंट जो होता है वो एक सांचे के समान व्यवहार करता है, उस पर नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, रूल ऑफ बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग बनेगा। तो पहले ये दो पेरेंटल स्ट्रैंड थे, एक और दो, ये मैंने कहा एक और दो, ये दो पेरेंटल स्ट्रैंड थे, है ना? अलग अलग हुए तो मैंने कहा ये एक है, ये दो है, तो एक यहां पे दो था तो ये वाला स्ट्रैंड दो के समान बन गया। तीन है, तीन ये किसके समान है? इसके समान दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये वाला किसके समान? इसके समान दिखाई पड़ेगा, है ना बेटा? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया? आपने डीएनए के जो दो स्ट्रैंड थे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, दोनों अलग अलग हुए, तो इसने जब नया डीएनए बनाया तो वो पहले वाले के कॉम्प्लीमेंट्री जैसा बन गया, पहले वाले के जैसा बन गया। इसने बनाया तो ये उसके पहले वाले के जैसा बन गया। तो यही तो, इसीलिए डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर पाता है, ठीक है। अब जो डीएनए हेलिक्स का स्ट्रक्चर, उसके कुछ हम जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स पर बात करेंगे। क्या उसके विशेष फीचर्स होते हैं, क्या उसके विशेष लक्षण होते हैं, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, नंबर एक, हम सब जानते हैं कि, अब देखो कुछ पैरामीटर यहां आपको बता रहा हूं, वो आप याद कर लेंगे। नंबर एक, जब आप कभी बोलते हो डायमीटर ऑफ डीएनए, it is actually the distance between two DNA strand, ठीक है। ये इनके बीच का कितना होता है? इट इज इक्वल टू दी 20 एंगस्ट्रॉम। ये आंकड़े हैं, दिमाग में डाल लेना, कभी नहीं भूलना, पूरा एमबीबीएस में भी काम आएंगे, ठीक है। डायमीटर ऑफ डीएनए 20 एंगस्ट्रॉम, इट इज एक्चुअली दी डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। क्लियर? चलिए, फिर डीएनए जो होते हैं उसमें क्या, उसमें हमने कहा कि ये तो डायमीटर होगा, कि फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा डीएनए का अपना एक फेरा होता है, टर्न, एक टर्न। डीएनए इज ए हेलिकल मॉलिक्यूल। हेलिकल है मतलब ये हेलिक्स के समान है, कुंडली के समान है, कुंडली के समान है मतलब ऐसे टर्न होंगे इसमें, है ना। तो डीएनए का जो एक टर्न होता है, एक फेरा होता है, दिस इज दी 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम का। नैनोमीटर में बोलोगे तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसको 3.4 नैनोमीटर बोल सकते हो इसको आप, है ना। 34 एंगस्ट्रॉम का एक टर्न होता है। एक टर्न के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं, पढ़ेंगे बाद में एनसीईआरटी में, अभी पहले समझ लो। एक टर्न के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड जोड़े होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो दिखाई पड़ रहा है ये न्यूक्लियोटाइड पेयर है, 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसका मतलब
दो न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच की दूरी कितनी हो गई? आपने कहा 34 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 3.4 एंगस्ट्रॉम, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच की दूरी, दो न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच की दूरी कितनी हो गई? वो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गई। और इस दूरी को बोलते हैं हम एक्सियल राइज। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम एक्सियल राइज, बोलते हैं एक्सियल राइज के। यानी दो न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच की दूरी को एक्सियल राइज कहते हैं। 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है क्योंकि एक फेरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है, उसमें 10 जोड़े प्रेजेंट हैं, तो दो जोड़ों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गई। ठीक है। फिर यदि एक फेरा टर्न जो है, टर्न कितना होता है? टर्न होता है 360 डिग्री का एक फेरा होता है बेटा। इट इज दी 360 डिग्री का एक फेरा पूरा होता है, एक टर्न पूरा होता है ना, एक गोला पूरा। उसका एंगल कितना होगा एक गोले का? 360 डिग्री होगा। इसका मतलब एक टर्न में 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं जो हेलिक्स को बना रहे हैं, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का एंगल कितना होगा? आपने कहा डिवाइडेड बाय 10। आपने कहा दी एंगल बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड पेयर इज 36 डिग्री। एंगस्ट्रॉम नहीं होगा, डिग्री, केवल डिग्री, 36 डिग्री, गलती से लिख दिया एंगस्ट्रॉम ने, 36 डिग्री होगा। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम एंगुलर डाइवर्जेंस। क्या बोलेंगे इसे हम? एंगुलर डाइवर्जेंस। जो कोणीय विक्षेपण है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का, वो कितना होगा? 36 डिग्री होगा। अब ये सारे वाइटल दिमाग में डाल लो। 20 एंगस्ट्रॉम डीएनए का डायमीटर, पिच की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, दो न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच की दूरी एक्सियल राइज 3.4 एंगस्ट्रॉम, एंगुलर डाइवर्जेंस दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का एंगल 36 डिग्री। क्लियर? भूलना नहीं है ना। आगे बात करते हैं। अब कुछ चीजें एनसीईआरटी में लिखी है कि एक डीएनए के बारे, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, जहां पर कि बैकबोन शुगर फॉस्फेट से बनी होती है। कोई दिक्कत नहीं, अंदर जो है वो एंड नाइट्रोजन बेस जो है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, देखा हमने यहां पे। फिर दो चेन एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती है। मैंने बताया आपको पहले बीच के एक 5। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय। चलो कंटिन्यू करते हैं। 5 प्राइम से शुरू होगी, 3 प्राइम पे खत्म होगी। दूसरी जो है 3 प्राइम से शुरू होकर 5 प्राइम पे खत्म होगी। एक्चुअली एक चेन सीधी होती है, एक उल्टी होती है। क्योंकि सीधी का मतलब है कि 5 प्राइम से शुरुआत हुआ, उल्टी का मतलब है कि जो है वो 3 प्राइम से शुरुआत हुआ उसका। ठीक है बेटा, है ना। तो ऐसे जो है वो दो डीएनए इज हेलिक्स जो है वो एंटी, दोनों उसमें हेलिक्स कुंडलियां, उसमें दोनों स्ट्रैंड उसके एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है। फिर जो है हमेशा डबल स्ट्रैंड डीएनए में दो है एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो पैरिंग करते हैं। ठीक है, रूल ऑफ बेस्ट पेयरिंग की बात करें। ठीक है, तो ये आपस में जोड़ा बनाते हैं। तो हमेशा एडेनिन थाइमिन से पैर करेगा, ग्वानिन साइटोसिन से पैर करेगा। एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे बेटा। ठीक है ना। ठीक। फिर जो डीएनए की जो कॉइलिंग होती है वो राइट हैंडेड हेलिक्स में होती है, दक्षिणावर्तीय राइट हैंडेड हेलिक्स में होती है बेटा। और इसमें जो है यदि हम बात करें तो हेलिक्स का जो पिच है, जो टर्न होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम 3.4 नैनोमीटर का, मतलब 34 एंगस्ट्रॉम का होता है बेटा। जबकि जो है वो एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर पाए जाते हैं इसमें। और याद रखिएगा दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। नैनोमीटर में बोलोगे तो 0.34 नैनोमीटर होगा। ठीक है ना बेटा। -1 का फर्क है ना। नैनोमीटर इज 10⁻⁹ और एंगस्ट्रॉम इज -10। ठीक है ना। क्लियर? एनसीईआरटी में आंकड़े नैनोमीटर में दिए हुए हैं। ठीक है। फिर द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर, तो दो बेस पेयर एक दूसरे के ऊपर एक रखे होते हैं बेटा, लेकिन उनके बीच में एक एंगल होता है। वो कितना होता है? वो 36 डिग्री का एंगल होता है, याद रखिएगा। ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि हम जो है डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स के लिए हम बात करें यहाँ पे, तो आसानी से हम जो है वो समझ सकते हैं यहाँ पे कि डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स जो होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और किस प्रकार से वो आगे रोल प्ले करता है अपने रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ठीक है ना। ठीक। फ्रांसिस क्रिक ने जो है वो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया। उन्होंने बताया कि आणविक जीव विज्ञान में देयर इज ए पाथ, एक रास्ता होता है कि कैसे डीएनए अपना काम करता है। वो कहते हैं कि डीएनए जो है वो अपने खुद के निर्माण के लिए भी सांचे के समान काम करता है और एमआरएनए को बनाने के लिए भी टेम्पलेट के समान काम करता है। सांचा मतलब टेम्पलेट के समान काम करता है। डीएनए से डीएनए का बनना जो है वो क्या? ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी है। क्या है वो? ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी, खुद को बनाना है, उसे बोलते हैं हम रेप्लिकेशन। यानी डीएनए के टेम्पलेट पर डीएनए बनेगा, रेप्लिकेशन है
डीएनए के टेम्पलेट पर आरएनए का बनना हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए के टेम्पलेट पे एमआरएनए बना, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, वहां राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन को बनाएगा। तो एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो कोई भी डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कोई भी डीएनए अपने आप को बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है वो एक्सप्रेस करता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है ना, क्लियर। तो डीएनए इज बिहेविंग लाइक ए टेम्पलेट फॉर बोथ इट्स ऑन सिंथेसिस एंड द एमआरएनए सिंथेसिस। डीएनए सांचे के समान काम करता है खुद को बनाने के लिए और आरएनए को बनाने के लिए, ठीक है। आरएनए प्रोटीन को बनाने में रोल प्ले करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना है ट्रांसलेशन है, ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे बेटा डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखेंगे हम कि डीएनए किस प्रकार से पैक होता है, कैसे वो जो है अपने आप को सेल के अंदर रखता है। देखो, एक सेल की तुलना में डीएनए की लंबाई काफी अधिक होती है, फिर वो डीएनए अपने आप को सेल के अंदर कैसे संभाल कर रखता है। अब देखो, इसमें ऐसा दिमाग में ऐसा सोच के चलते हैं हम कि आप सबने पतंग तो उड़ाया होगा, आप सबने देखा है, अरे काइट फेस्टिवल में भी उड़ाते हैं, गुजरात के लोग तो बड़े जो है वो पतंग उड़ाने में बड़ा मजा आता है उड़ के। हम सब बचपन में कभी ना कभी कोशिश की होते पतंग को उड़ाने की। तो पतंग का जो धागा होता है, यदि आप सच में आपके पास पतंग उड़ाने में आपने, एक तो होता है छोटा सा मांझा खरीद लाते हैं, एक होता है बड़ा सा घिरनी होता है पास में के, और वो जो पतंग उड़ाने वाले जो शौकीन लोग होते हैं उनके पास बड़ा वाला घिरनी होता है। आप देखना उसका धागा जो है, या चलो ठीक है पतंग का धागे की बात करें, मम्मी जो सिलाई जो अपनी मम्मी के पास जो धागा होता है ना, जो कभी कभी कोई बटन निकल गया कुछ हो गया तो वो धागे से सिल देती सुई धागा के, वो धागा एक गिट्टी में एक उसके अंदर जो है ना एक पैक के अंदर है, यदि आप उसे खोलोगे तो आपके घर से बहुत बड़ा है वो। यानी पतंग का जो मांझा है वो तो आप बहुत ऊंचा आसमान तक पतंग को उड़ा लेते हो आप जाके, ऊंचाई तक, ठीक है, सबसे ऊपर मेरी पतंग जा रही है। तो वो धागे को आप रखते कैसे हो? आप उस धागे को जो है वो एक घिरनी में लपेट के रखते हो, ऐसे, है ना, रखते हो लपेट के, ठीक है। क्यों रखते हो लपेट के? इसलिए रखते हो आप लपेट के उसे ताकि जो है वो कम जगह में रह सके। वो आपके घर में जब आप पूरा धागा फैलाकर रखोगे तो घर से बाहर निकल जाएगा, तो गड़बड़ मामला है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे डीएनए भले ही कितना बड़ा हो, डीएनए को भी प्रॉपरली अरेंज करके सेल के अंदर रखा जाता है। तो हम बात करेंगे अभी न्यूक्लियोसोम मॉडल पे बात करेंगे हम, ठीक है, क्लियर। देखो, डीएनए डबल हेलिक्स से इसको विशेष तरह के प्रोटीन जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, उनकी हेल्प से इसको जो है बाकायदा कॉइलिंग करके पैक करके इसको रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, पहले समझते हैं कुछ जो है वो कैलकुलेशन जो है वो एनसीईआरटी में दे रखे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट के। अब कुछ बच्चों ने बोला सर आपने है ना जेनेटिक्स पढ़ाया, आपने हमको जो है जेनेटिक्स पढ़ाया और आपने डिटेल में हमको कलर ब्लाइंडनेस नहीं पढ़ाया, आपने डिटेल में हमको थैलेसेमिया नहीं पढ़ाया आपने के। तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि टाइटन क्रैश कोर्स इज 100% बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो प्लीज 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 डोंट जो है कंप्लेन ऑन दी इश्यूज। इसके लिए आपके पास ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर अवेलेबल है जहां पे हमने 100% कवर किया सिलेबस एनसीईआरटी, between the lines of NCERT, whenever required something beyond the NCERT, वो सब रेगुलर क्लास में कवर हुआ है। यहां पर इतना वक्त नहीं है कि हम पूरा कोर्स दोबारा कर दें, फिर तो चलता ही रहेगा ये बेस्ट के। तो यहां पर जो है हमारा फोकस है कि हम एनसीईआरटी को 100% पूरा कर दें के। तो यहां पर फोकस है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है वही डिस्कस करेंगे हम टाइटन क्रैश कोर्स में। आपको यदि एक्स्ट्रा पढ़ना है तो प्लीज जाइए रेगुलर बैच का लेक्चर खोलिए, वहां जाके आप अच्छे डिटेल में पीडिग्री पढ़ लीजिए, डिटेल में जाके वहां थैलेसीमिया पढ़ लीजिए, क्वेश्चन भी लगवाए हुए हैं बहुत सारे वहां पे, वो भी देख लीजिए, है ना। किसने रोका है बेटा? आप कर सकते हैं बिल्कुल। ये बैच मैं क्लियर कर दूं, ये जो बैच है बेसिकली इसका पर्पज है एक डीप रिवीजन, कि आप रिवाइज कर लें चीजों को आपके, है ना। जो बच्चे अभी से भी केवल इससे भी शुरू करेंगे, वो भी मैं कह रहा हूं आपसे कि आप तब भी 650 प्लस नंबर लेके आ सकते हैं केवल टाइटन क्रैश कोर्स से। लेकिन आपको पूरा एनसीईआरटी फॉलो साथ करते चलना पड़ेगा, खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप बोल रहे हो सर हमने सुन लिया लेक्चर, हमारे 650 नहीं आए, तो उससे ऐसे थोड़ी ना आते, ऐसे कोई वादा नहीं कर सकता आपसे। जो ऐसा कह रहा है वो झूठ कह रहा है। मैं कह रहा हूं आपसे कि हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो यहां तक पहुंचा देगा आपको, लेकिन मेहनत तो आपने करनी ना, पढ़ना आपने। अब आपके पास दो ही चॉइस होती है जिंदगी में, या तो शिकायत कर लीजिए या समाधान ढूंढ लीजिए, ठीक है। समाधान में दो समाधान होते हैं, थोड़ा मेहनत करके खुद पढ़ लेते हैं, थोड़ा एफर्ट करते हैं, सर बता रहे हैं तो सर यदि बता रहे हैं तो कुछ अनुभव के बाद बता रहे होंगे। दूसरा ये होता है कि जंप करके दूसरे चैनल पहुंच गए, तीसरे चैनल, तो वो जंप करने वाले जंप ही करते रहेंगे। और ये मेरा दावा है, लौट के आना पड़ता है, ठीक है। ये आप पुराने बच्चों से पूछ रहे हैं,
ये वो जहाज है, इससे उतर तो जाता है आदमी, उतर के फिर लौट के आता है कि दोबारा चढ़ना जहाज पे हमको। इतना कॉन्फिडेंस तो हमें है, इतना कॉन्फिडेंस तो हमको है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट एग्जाम का यहां पर है वो हम यूट्यूबर बनकर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हम अपने आप को किसी भी सूरत में किसी भी दुनिया के ऑफलाइन कोचिंग से कम नहीं मानते। वी आर इवन बेटर देन और इक्विवेलेंट टू देन एनी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। हमारा पर्पज यही नहीं है कि यूट्यूब पे 1 मिलियन हो गए, 2 मिलियन हो गए, 5 मिलियन हो गए और खुशी मना रहे कि अरे भाई डिंग 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 बहुत खुश हो गए हम तो कि 5 मिनट तो, अरे तब भी सब्सक्राइब चैनल कर देना भाई। बोलने का मतलब ये नहीं कि नहीं साहब तो अब आपने कहा तो अब तुम जा रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन वो बेटा प्राइम गोल नहीं है। प्राइम गोल है आपकी सक्सेस, ठीक है ना, आपकी सफलता, वो प्राइम गोल है। तो इतनी सी बात है बेटा कि थोड़ा सा है ना एफर्ट करना सीखो, क्योंकि जब तक हम बहुत अधिक कंफर्ट जोन में रहेंगे ना, सक्सेस दूर रहेगी आपसे। आपको लोग बरगलाते रहेंगे, बोलते रहेंगे ऐसा होगा वैसा होगा, वो आप बरगलाते रहेंगे, आपका वक्त बर्बाद होगा उसमें। सच्चाई यही है, जो आग में तपा है वही निखरा है, जो आग में तपा है वही निखरा है और वही चमका है, यही सच्चाई है, ठीक है। चलिए, तो अभी कुछ डेटा दे रखा है एनसीईआरटी में, उस पर हम बात करते हैं बेटा। जैसे दो बेस पेयर के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर, मत बोले तो 34 एंगस्ट्रॉम, ये भी सही बात है ना बेटा, क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। फिर यदि इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेट करें हम, तो ये कितना हो गया 6.6 इंटू 10⁹ में। फिर अभी अब बोलोगे सर अभी तो कहा था 3.3, वो हैप्लॉइड कंटेंट था, ये डिप्लॉइड कंटेंट है पूरा डीएनए सेल के अंदर। 2n डीएनए 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर टोटल होता है, और एक बेस पेयर की, दो बेस पेयर के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। हमने इसको लिया, मल्टीप्लाई किया, हमने आ गया कि हमारी हर एक सेल में इतना डीएनए है जो आपकी कुल लंबाई से अधिक है। भाई लंबाई कितनी होगी तुम्हारी? 6 फीट। अरे तुम मान लिया मैंने कि तुम जो है अमिताभ बच्चन जैसे लंबे हो, मान लिया मैंने कि मान लिया कितने के लंबे हो तो 6 फीट। अभी जब नीचे लिखो कमेंट में, सर मैं 6 फीट 4 इंच का हूं, मैं 6 फीट 6 इंच का हूं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो भी तुम इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, कितना मीटर होता है लगा लो, कन्वर्ट कर लो, है ना। तो आप पाएंगे कि अधिकांश लोगों की लंबाई जो है वो 2 मीटर के आसपास सिमट गई, आके 2 मीटर। मैं सबसे लंबे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आपकी एक सेल में इतना डीएनए है कि जो 2.2 मीटर तक जा रहा है, और आपकी ट्रिलियंस ऑफ सेल बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है, मतलब इतना डीएनए है कि जाइए चांद तक, चांद को लपेट के वापस नीचे उतर आइए, डीएनए पकड़िए, टिंग टिंग जाइए और चांद को लपेट के वापस जाइए। मतलब जोड़ने घटाने मत लगना। एक कहावत है, कितना लंबा डीएनए है कि बहुत ही लंबा है, ठीक है। बात समझ में हमको आ गई। हमने कहा आप कैसे रखेंगे इसको अंदर हम सेल के अंदर के, तो इसका मतलब ये है कि देखो, इसका मतलब जो है कि यहां पर हमको डीएनए को प्रॉपर्ली अरेंज करके रखना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक एक्स्ट्राकुलाई में क्या होता है कि कोई डेफिनेट न्यूक्लियस तो होता नहीं है, लेकिन द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल के। अब इनमें प्रोकैरियोटिक सेल में कोई निश्चित न्यूक्लियस नहीं, लेकिन तब भी इनका डीएनए जो होता है वो हाइपर लूप कंडीशन होता है। इनका डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसे होता है, वो हाइपर लूप कंडीशन होता है, यानी वो डीएनए भी ऐसे लूप बनाता है, ऐसे लूप बना के डीएनए सेल के अंदर अपने आप को सेट करता है। डीएनए जो है अपने आप को ऐसे लूप बनाकर, हाइपर लूप बनाकर अपने आप को सेल के अंदर सेट करता है। और इनके पास हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन तब भी ये कुछ अमाइनो एसिड की हेल्प से, कुछ बेसिक प्रोटीन की हेल्प से अपने आप को अरेंज करते हैं और क्वाइल करके अंदर रखते हैं, ठीक है ना। ठीक, देखो अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज? क्योंकि इसमें होता है फॉस्फेट जो नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, और इससे कुछ प्रोटीन जुड़े होते हैं बेटा जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटीन क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। याद रखिएगा, डीएनए यदि एसिड है तो किसको अट्रैक्ट करेगा? बेस को अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिक प्रोटीन जो होते हैं इससे जुड़े होते हैं। डीएनए यदि नेगेटिवली चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो डीएनए से विशेष तरह के प्रोटीन जुड़े होते हैं, इनको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं
ठीक है। देखो अब ये तो हमने प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में डीएनए में देखो अब ये जो प्रोटीन है, मैं जो हिस्टोन प्रोटीन आपको बताया बेटा, ये बताया मैं यूकैरियोटिक के लिए, किसको के लिए बताया मैं, यूकैरियोटिक के लिए, याद रखना। यूकैरियोटिक में जो बेसिक प्रोटीन है, यूकैरियोटिक में जो बेसिक प्रोटीन है, जो आपके पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटीन है, वो है हिस्टोन प्रोटीन। जबकि प्रोकैरियोटिक में ये होते हैं प्रोटामाइंस, प्रोकैरियोटिक में ये होते हैं प्रोटामाइंस के विशेष प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन जो रोल प्ले करते हैं प्रोकैरियोटिक में, और उसको जो है वो न्यूक्लियोइड को बनाते हैं, जो कि लूप के, जो कि बड़े बड़े लूप उसमें हमको दिखाई पड़ते हैं। जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए वो ऐसा होता है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में इस प्रकार का हमको जो अरेंजमेंट देखने मिलता है, यानी एक सिंगल यूनिट जो होती है वो इस तरह की होती है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है और डीएनए चारों ओर से उसको अपने आप को लपेटे होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये जो हम बात, दिस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, और ये क्या, ये बात कर रहे हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, यूकैरियोटिक में ऑर्गेनाइजेशन मोर कॉम्प्लेक्स होता है। यहां पर पॉजिटिवली चार्ज का बेसिक प्रोटीन का सेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स बोलते हैं। याद रखिएगा हिस्टोन प्रोटीन होते हैं 5 तरह के। H1 हिस्टोन होता है, H2A हिस्टोन होता है, H2B हिस्टोन होता है, H3 होता है और H4 के 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन हमको बेटा देखने मिलते हैं। H1, H2A, H2B, H3 और H4 हमको देखने मिलते हैं। क्लियर। इसमें से H2A, H2B, H3, H4 मिलकर बनाते हैं ऑक्टामर। ये क्या बनाते हैं, मिलकर बनाते हैं ऑक्टामर के 2 मॉलिक्यूल आगे 2 पीछे के ऑक्टामर बनाएंगे। 8 मॉलिक्यूल का सेट बनाते हैं ऑक्टामर। 2 H2A होगा उसमें, 2 H2B होगा, 2 H3 और H4 होगा, और ये ऑक्टामर बनता है। और इस ऑक्टामर पे डीएनए अपने आप को लपेटता है, डीएनए अपने आप को लपेटता है। और हिस्टोन H1 जो होता है ये बाहर होता है, ऑक्टामर से बाहर होता है, जो डीएनए को सपोर्ट देने का काम करता है। देखो हिस्टोन का ऑक्टामर है, H1 हिस्टोन है, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल जो कि क्या है, जो कि 8 मॉलिक्यूल से बना होता है। इट इज एक्चुअली दी ऑक्टामर। ठीक है ना, ठीक है। और ये है डीएनए जो अपने आप उस पर लपेटे होता है। ठीक है, हिस्टोन्स आर रिच इन दी बेसिक अमाइनो एसिड, लाइसिन और आर्जिनिन से धनी होते हैं। बोथ अमाइनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं। ठीक है, बस हिस्टोन अपने आप को अरेंज करते हैं 8 मॉलिक्यूल के सेट में से, हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन का ऑक्टामर कहते हैं। H2A, H2B, H3 और H4 उसमें हमको देखने मिलता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज ऑक्टामर के चारों तरफ जो है वो लपेट लेता है, और लपेटने पर एक इकाई बनती है, इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो एक न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, हिस्टोन का ऑक्टामर होता है, और डीएनए दैट इज कॉइल्ड अराउंड इट, वो उसमें हमको देखने मिलता है। एंड दिस इज द यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज द यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। कोई भी क्रोमोसोम की जो इकाई होती है बेटा, कोई भी क्रोमोसोम की जो इकाई होती है वो होती है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब एक न्यूक्लियोसोम में कितना लंबा डीएनए होता है, तो एक न्यूक्लियोसोम में तकरीबन 200 बेस पेयर लंबा, 200 बेस पेयर लंबा डीएनए हेलिक्स हमको देखने मिलता है। न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो रिपीट करते हैं बार बार, और क्या बनता है, देखो ऐसा होता है बेटा कि न्यूक्लियोसोम जब कॉइल करता है, न्यूक्लियोसोम कॉइल करता है तो बनता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कॉइल करता है तो बनता है सुपर सोलेनॉइड बनता है। और ये सुपर सोलेनॉइड होता है क्रोमेटिन, ये होता है क्रोमेटिन। रेगुलर क्लास में हमने इस पर डिटेल में बात की हुई है। अभी इतना ही याद रखो यहां पे कि न्यूक्लियोसोम के कॉइल होने पर सोलेनॉइड बनता है, सोलेनॉइड के कॉइल होने पर जो है सुपर सोलेनॉइड बनता है, जो कि क्रोमेटिन है। मतलब क्रोमोसोम की जो फाइनल इकाई है बनाने वाली, वो क्या वो होती है, न्यूक्लियोसोम होती है। ठीक है, कैसे दिखाई पड़ते हैं, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हो तो ये आपको बीट्स ऑन स्ट्रिंग के धागे पर मोती के समान आपको ये दिखाई पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और ये मैं कह रहा हूं आपसे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस इज द क्वेश्चन फॉर 2021। कैसे लिखो उसको, इस पेंसिल करके, ये 2021 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं, मेरा अनुभव कहता है बेटा, ये 2021 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर। जो क्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम हमें धागे पर मोती के समान दिखाई देते हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, क्लियर।
और यही क्रोमेटिन फाइबर और क्वाइल करते हैं, कंडेंस होते हैं, और ये सबसे अधिक कंडेंशन जो है सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज में होता है, वहां पर हमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन दिखाई पड़ता है। अदरवाइज हमें क्रोमेटिन रेटिकुलम ही, क्रोमेटिन जाल ही दिखाई पड़ता है। बाकी अवस्थाओं में केवल सेल डिवीजन की मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस होते हैं, वहां पर हमको एक्चुअली में क्रोमोसोम जो है वो दिखाई पड़ते हैं, मैक्सिमम कंडेंसेशन फॉर्म में हमको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल, जब क्रोमोसोम बन रहे होते हैं तब हमको कुछ एडिशनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी होती है, उन्हें हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये 5 तरह के होते हैं, A1, A2, B, C और D, 5 तरह के होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, पर दिमाग में डाल लो। ठीक, तो जब हायर लेवल पे क्रोमोसोम का एक्चुअल फॉर्मेशन होता है तब हिस्टोन प्रोटीन और अधिक, तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ न्यूक्लियोसोम और अधिक कंडेंस होते हैं, और एक्चुअल क्रोमोसोम बनते हैं तब नॉन हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी होती है। वो होते हैं बेटा, उन्हें हम बोलते हैं एनएससी कहते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक नेचर के होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर एक टिपिकल न्यूक्लियस में क्रोमेटिन का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो लूजली पैक होता है, और लूजली पैक हिस्से को हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन में अधिक डीएनए कंडेंस नहीं होता है। जब डीएनए अधिक कंडेंस नहीं होगा तो उस डीएनए से हम जो है सूचनाओं को बाहर निकाल पाते हैं, इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल पाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटेड होता है। अरे भाई सिंपल सी बात है कि डीएनए मॉलिक्यूल है, हमें कुछ पढ़ना है, फॉर एग्जांपल हमें कुछ है वो, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि चलिए मैं एक जो है वो प्रिंट पेपर लेके सुनाता हूं आपको कि मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, मान लिया मैंने इस पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। अब ये यदि मैंने इसको कंडेंस कर दिया, इसको मैंने पूरा कंडेंस कर दिया, ये कंडेंस कर दिया, क्या तुम पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है? तुम नहीं पढ़ पाओगे क्या लिखा है इसमें। जो अधिक कंडेंस पार्ट है वो है हेटेरोक्रोमेटिन है, तो आप इसको पढ़ नहीं पाओगे, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो गया ये। लेकिन जब आपने क्या किया, आपने जो है इसको हल्का सा, आपने क्या किया, इसको मामूली कंडेंस किया, हल्का सा कंडेंस किया, लूज है, आपने कहा हाँ लिखा हुआ है वाई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है ना, IL-6 की इन्वेस्टिगेशन, डी डाइमर सब लिखा हुआ, पढ़ लिया आपने, अच्छा पढ़ पा रहे हैं हम ये एक, क्योंकि आपने लेस कंडेंस फॉर्म है के, तो उसे पढ़ पा रहे हो आपके। तो वैसे ही होता है डीएनए के, इफ डीएनए इज मोर कंडेंस तो उसे जो है वो उसको पढ़कर आरएनए बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन वो हो जाता है इनएक्टिव। जब डीएनए लेस कंडेंस होगा तो पढ़ पाओगे, तो वो एक्टिव रहेगा बेटा। ठीक है, क्या मतलब हुआ, एक टिपिकल न्यूक्लियस में क्रोमेटिन का कुछ हिस्सा जो है वो लूजली पैक होता है, उसे यूक्रोमेटिन कहते हैं, ये एक्टिव फॉर्म होता है। जबकि जो हिस्सा जिसका जो है वो डार्क स्टैंडिंग वाला होता है, जिस हिस्से को जो क्लोज डेंसली पैक होता है, वो हिस्सा इनएक्टिव होता है, जेनेटिकली वो इनएक्टिव हिस्सा होता है। तो हेटेरोक्रोमेटिन इज जेनेटिकली इनएक्टिव पार्ट। ठीक है, क्लियर। अब ये तो कहानी हुई डीएनए के स्ट्रक्चर की, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात की, पैकेजिंग ऑफ यूनिट की बात की हमने। अब बात करते हैं रिसर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के, आनुवांशिक पदार्थ की हम खोज के ऊपर बात करते हैं, कैसे खोजा गया, कैसे। अब क्योंकि देखिए 1928 ध्यान से बात करके 19, अब पूरी हम कहानी का थोड़ा सा हम जो है क्रोनोलॉजी तैयार करते, थोड़ा सा हम जो है वो क्रोनोलॉजी को तैयार करते हैं। यहां पर हम इतना जानते हैं कि 1900 में मेंडलिज्म की रिडिस्कवरी हुई। उसके पहले तो कोई मेंडलिज्म के बारे में भी नहीं जानता था कि मेंडल थे कौन, किसी को मालूम नहीं चल पाया। 1900 में मेंडलिज्म की डिस्कवरी हुई, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेम टाइम जब मेंडलिज्म की डिस्कवरी हुई, सेम उसी टाइम के आसपास जब मेंडल ने अपने नियम दिए, बताया, ठीक उसी, जब मेंडल काम कर रहे थे ठीक उसी वक्त पे, उसी टाइम पीरियड के आसपास 1869, यही था ना ईयर चेक कर लेने के बाद, क्या 1869 1866, ये जो वो टाइम पीरियड वही है। एक व्यक्ति बता रहा है जेनेटिक्स के बारे में, एक बता रहा है न्यूक्लियस के अंदर मुझे एसिडिक सब्सटेंस मिला, फ्रेडरिक बिशर। दोनों को नहीं पता है कि दोनों चीजें कनेक्टेड है आपस में, दोनों को नहीं मालूम ये चीज। देन कम टू दी मेंडलिज्म की रिडिस्कवरी हुई, उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम के बारे में आया। आपको जान के आशा होगा कि 1888 इस समय क्रोमोसोम होते हैं ये मालूम चला। 1866 के आसपास मेंडल का वर्क जो है वो पब्लिश हुआ था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में। 1869 डीएनए की न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी, देखो ना पास है कि नहीं है।
लेकिन तीनों को नहीं मालूम है कि कनेक्टेड है चीज, कहानी कनेक्टेड है आपस में, क्या? फिर 1900 रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, देन उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद 1928 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ये भी कर लिया इन्होंने पर कुछ पता नहीं लगा पाए। 1943-44 एनसीईआरटी में लिखा हुआ 1943-44 ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की खोज हो गई कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। एवरी मैकलॉड मैककॉटी ने बताया कि डीएनए कैन ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। लोगों को तब भी यकीन नहीं हुआ। 1952 1952 हर्सी एंड चेज, 100 साल गुजरने आया, 100 साल, लगभग 100 साल गुजरने आया, तब बताया उन्होंने कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। सोचिए, छोटी सी बात जिसको हम 4 लाइन में पढ़ लेते हैं ना, उसको बनाने के लिए 100 साल का वक्त लग गया, 1 शताब्दी पूरी लग गई उसके लिए। ठीक है, तो उसी कहानी को हम यहां पढ़ते हैं, है ना? बोर तो नहीं हो गए बेटा? बताओ, लेक्चर लंबा होता है भैया, देखो चैप्टर बड़ा है तो लेक्चर लंबा होगा। 2 ही चॉइस मेरे पास है, एक तुमको परेशान कर दूं पढ़ा कर, ठीक है, या तुम्हें खुश कर दूं कम पढ़ाकर, कि तुम खुश रहो, तुम्हें पता भी ना चले कि क्या छूट गया क्या नहीं छूट गया है, और तुम खुश रहो। तुम्हें लगेगा जितेंद्र सर मीठी मीठी बातें करते हैं, है ना? लेकिन बेटा सिलेक्शन मीठी बातों से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है पढ़ने से, सिलेक्शन होता है कड़वी डांट जो होती है, दवा जो होती है ना, वो कड़वी डांट के समान है, मतलब कड़वी दवा के समान, उल्टा बोलो, डांट जो है वो कड़वी दवा के समान है, कि डांट पड़ेगी ना, पढ़ो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, मेहनत करो, चलो। तुम बोलोगे कैसा आदमी यार, ये पढ़ने आते और हमको जो है ऑनलाइन में भी चमका रहा आदमी। अरे ऑफलाइन में समझे होते, मोटी फीस दिए होते, सामने 1-to-1 होते, सर 4 बातें बोलते, कान पकड़ उठक बैठक करते, उठक बैठक लगाए थे। अभी ऑनलाइन में तो तुमने बोला पढ़ते क्यों नहीं हो, ले सब अनसब्सक्राइब किया, निकल के पहुंच गए कहां पे? दूसरी ट्रेन में जाके बैठ गए, वहां पे चल रहा होगा लाइव, ठीक है, यो यो यो, अरे बहुत चैनल है ऐसे भाई जो इस तरह के। तो एक्चुअली में जो है तो लाइफ में याद रखिएगा, ऑलवेज वैल्यू दोस पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड, आपके ड्रीम के साथ आपके चल रहे हैं, वो देख रहे हैं आपके अंदर कि आपका पोटेंशियल क्या है, सही दिशा क्या देना है उसको। एंड एक कुकर के अंदर भी जब हम कुछ चीज पकाते हैं ना, तो पूरी भाप इकट्ठी होकर हम उसको बोलते हैं एक पॉइंट से निकलना, इसके अलावा कहीं और बाहर से मत है, तो वो एक पॉइंट से निकलती भाप बाहर, तब तक इतना टेम्परेचर बढ़ चुका, इतना तप चुका होता है अंदर कि खाना पक जाता है। वही है हमारे जीवन में भी, वही है कि जितना मेहनत करेंगे, जितना तपेंगे ना, उतना हम बड़ा शोर करेंगे, उतना बड़ा क्रांति करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए लूट के आते हैं आपस ना, अभी बोर तो नहीं हुए, पक्का? चलो ठीक है, आप बात करते हैं। इवन थ्रू दी discovery of nuclein by Michel and the proposition of principle of inheritance of by Mendel were almost at the same time, but the DNA act genetic material, ये सबको मतलब समझ लीजिए, पूरी कहानी मैंने बताई आपको, वही इंसाइट लिख रहा है, ठीक है, कि सब कुछ साथ साथ चल रहा था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि आपस में हम लोग जुड़े हुए हैं, आपस में सब साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है। 1926 the quest to determine the mechanism for genetic inheritance was reached at molecular level. Previous discoveries by Gregor von Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan and numerous other scientists had narrowed the search of chromosome located in the nucleus of the most of the cell। क्या आप लोग पता लगा रहे थे इस समय 1926 का कि भाई क्रोमोसोम कहाँ लोकेटेड है, किस तरह का न्यूक्लियस की डिटेल, एंड यहाँ पर न्यूक्लियस की डिटेल स्टडी चल रही थी यहाँ पर के, तभी जो है सामने पिक्चर में आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के, एंड दिस इज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, दिस इज एक्चुअली दी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ, हैंडसम मैन के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया इन्होंने? चूहों पर।
क्या किया इन्होंने, चूहों को लिया, चूहों पर उन्होंने जो है वो चूहों के में जो चूहों में निमोनिया करने वाला बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया, ठीक है, जो निमोनिया के रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और क्या देखा इन्होंने देखा कि इस बैक्टीरिया में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कुछ प्रयोग किए और इन्होंने पाया कि इस बैक्टीरिया में कुछ हमें ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी बोलते हैं रूपांतरण, रूप बदलने वाला, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता हुआ बैक्टीरिया दिखाई पड़ता है। और ये एक बड़ी खोज थी इनकी, ठीक है। कैसे देखते हैं हम, देखो इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया जो है, जो न्यूमोकोकस निमोनी भी कहलाता है, इसको इन्होंने कल्चर प्लेट में ग्रो किया इन्होंने। और इन्होंने बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के दो फॉर्म होते हैं, दो रूप होते हैं। आप ध्यान से कहानी सुनिएगा, कहानी ध्यान सुनिएगा। मुझे मालूम है 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है, पर कहानी पर फोकस रहना चाहिए कि वो ये है कि इन्होंने दो रूप लिए इसके। एक लिया उन्होंने एस थर्ड फॉर्म लिया, एक इन्होंने आर सेकेंड फॉर्म लिया। एस थर्ड फॉर्म बोले तो स्मूथ था, आर सेकेंड बोले तो रफ था, इसलिए आर वर्ड लगा दिया हमने, ठीक है। एस थर्ड बोले तो स्मूथ फॉर्म था, आर सेकेंड क्या था, रफ फॉर्म था बेटा के। अब क्या हुआ, अब ये जो एस थर्ड फॉर्म था इसके पास में ये बैक्टीरिया मान लो, तो इसके आसपास ऐसी ये मान लो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आसपास के पास में पॉलीसैकेराइड का कवर प्रेजेंट था, ठीक है। इसमें पॉलीसैकेराइड कवर प्रेजेंट था, किसमें, स्मूथ फॉर्म में। रफ फॉर्म में क्या था, रफ फॉर्म में जो है वो बैक्टीरिया नेकेड बैक्टीरिया था, उसमें पॉलीसैकेराइड कवर प्रेजेंट नहीं था, ये रफ था। नो कवर हेयर, यहां पे कवर प्रेजेंट था, ठीक है, क्लियर, इतना फर्क था। एंड दिस पॉलीसैकेराइड कवर इज हैविंग दी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। इस एंटीजेनिक प्रॉपर्टी के चलते बीमारी या डिजीज हुआ करती थी। भाई एंटीजन आएगा बॉडी में तो बीमारी होगी, डिजीज होगी, निमोनिया होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनको पता है कि दो फॉर्म इनके पास में, एक एस थर्ड फॉर्म है जो बीमारी पैदा करता है क्योंकि इसके पॉलीसैकेराइड कवर में एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, और दूसरा बीमारी पैदा नहीं करता है, ठीक है, आर सेकेंड। अब क्या किया इन्होंने देखा कि एस थर्ड बीमारी पैदा करता है, आर सेकेंड बीमारी पैदा नहीं करता है, देखा भी हमने। अब क्या किया इन्होंने रफ स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट था, वायरुलेंट मतलब बीमारी पैदा करने वाला, नॉन वायरुलेंट रफ स्ट्रेन को उन्होंने चूहे में इंजेक्ट किया। चूहा जिंदा रहा, चूहे को बीमारी नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो क्या पाया उन्होंने कि चूहा जो है बीमार पड़ गया, निमोनिया हो गया, चूहा मर गया। अब ये तो कॉमन सी बात थी, पता लगा लिया उन्होंने, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने एस थर्ड स्ट्रेन को लिया इन्होंने, इसको उन्होंने हीट के लिए गर्म किया, टेस्ट ट्यूब में डाला, गर्म किया, गर्म करने पर वो टूट गया, मर गया, और कहने उसके पूरा बैक्टीरियल सेल पूरी उबल गई, बॉईल करके खत्म हो गई। हीट किल्ड किया, ठंडा किया, और बैक्टीरिया उसको जो है उन्होंने चूहे में लगाया, चूहे को निमोनिया नहीं हुआ। मतलब यदि एस थर्ड, ध्यान से बात सुनिएगा, यहां पर जो है वो टर्निंग पॉइंट आने वाला है। मतलब ये है एस थर्ड बैक्टीरिया को यदि हमने हीट किल्ड कर दिया, गर्म करके नष्ट कर दिया, और चूहे में इसका इंजेक्शन लगाया तो चूहा नहीं मरेगा। और हमें यह भी पता है लिविंग आर सेकेंड से चूहा नहीं मरता है, हीट किल्ड एस थर्ड से चूहा नहीं मरता है, ये पता चल गया। दोनों बातें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लिविंग आर सेकेंड से चूहा नहीं मरेगा, हीट किल्ड एस थर्ड से चूहा नहीं मरेगा, समझ गए बेटा, ठीक है। लेकिन एक मजे की बात ये हुई, रफ स्ट्रेन लिया, आर सेकेंड लिया इन्होंने, आर सेकेंड लिविंग, आर सेकेंड लिविंग था, इसको मिक्स किया इन्होंने हीट किल्ड एस थर्ड के साथ मिक्स किया। ये भी बीमारी पैदा नहीं करता है, ये भी बीमारी पैदा नहीं करता, दोनों को मिक्स करके इन्होंने लगाया चूहे को। आश्चर्य की बात यह हुई कि चूहा मर गया। अब ये क्यों मर गया? कहीं इतने इंजेक्शन लगाने के बाद हार्ट अटैक से तो नहीं मर गया, फिर लगा रहा है इंजेक्शन? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो ऐसे मर गया। कैसे मर गया पता लगाना पड़ेगा ना यार। तो इन्होंने इस मरे हुए चूहे की बॉडी से क्या दिखा, निकाला ब्लड, इसका पता लगाया क्या है इसके पास, क्यों मर गया भाई ये। देखो आर सेकेंड लिविंग से नहीं मरता है, एस थर्ड हीट किल से नहीं मरता है, फिर ये चूहा क्यों मर गया, क्यों निमोनिया इसको हो गया? मालूम चला उसके ब्लड में एस थर्ड मिला, लिविंग एस थर्ड मिला। अब मरे हुए का जिंदा होना तो पॉसिबल नहीं है, जो मर चुका वो तो बायोलॉजिकली जिंदा नहीं हो सकता है। तो मतलब ये तो कहानी गड़बड़ हो गई। इसका मतलब यह हो गया 100% ऐसा हुआ है कि आर सेकेंड ने रूप बदल लिया और वह एस थर्ड बन गया। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण हुआ। मतलब कुछ ना कुछ आर सेकेंड को ऐसा मिल गया, कुछ ना कुछ आर सेकेंड को ऐसा मिल गया कि वो उसका रूपांतरण हो गया, रूप बदल गया और वो एस थर्ड के समान व्यवहार कर रहा है। अब वो क्या था
वो क्या था, क्या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, क्या ऐसी प्रेरणा थी जिससे कि आर सेकंड जो है वो एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया। मरा हुआ जिंदा नहीं हो सकता है, पर जिंदा कुछ कर सकता है, जिंदा ही रूप बदल सकता है, ये डाउट हुआ। ठीक है, इन्होंने कहा कि आर सेकंड बैक्टीरिया ने कुछ ना कुछ जो है वो हीट किल एस थर्ड से ले लिया और अपने आप को उसमें कन्वर्ट कर लिया और अपनी पॉलीसेकेराइड कवरिंग को बना लिया जिसकी जो वायरुलेंस रिस्पॉन्सिबल थी, इसलिए वो मतलब ग्रिफिथ के पास कोई बराबर आंसर नहीं था। ग्रिफिथ ने कहा भाई देखो हमने बता दिया ऐसा हो रहा है, पर हम नहीं बता पाएंगे कि आगे क्यों हो रहा है, ऐसा हमको नहीं मालूम चल रहा है अभी। ठीक है, पर हमें लगता है पॉलीसेकेराइड कोट जो है वो जोड़ लिया, इसने कुछ कर लिया। ठीक है, ठीक, तो अभी तक जो है वो बता नहीं पाए थे इसमें कि क्या हुआ एक्चुअली में। ठीक है, पर इतना मालूम चल गया कि कुछ ना कुछ तो घटा है ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी चीज को जो है वो थोड़ा आगे लेके गए कौन, एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी, दैट इज द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। के अब एवरी मैक्लॉयड और मैककार्टी ने 1933 1944 के, ये लंबा ईयर के एक्चुअली में बेटा जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही ईयर जो है जिस समय ये दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वो था 1944, दैट इज द राइट ईयर। क्या इन्होंने 33 से एक्सपेरिमेंट शुरू किया, इन्होंने 10 साल तक प्रयोग करते रहे, वो पता लगाते रहे चीजों के बारे में, कंक्लूजन निकालते रहे, लंबा टाइम पीरियड के फाइनली पेपर पब्लिश हुआ 1944 में। के एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी, इन्होंने जो है ग्रिफिथ के जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कारण था, वो इन्होंने पता लगा लिया। किसने, एवरी मैक्लॉयड और मैककार्टी ने वो पता लगा लिया क्या था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, कैसे पता लगाया इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, सुनो पहले मेरी कहानी सुनो। इन्होंने कहा कि जो हीट किल्ड एस थर्ड है 100% इससे ही कुछ आर सेकंड के पास आया है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें है आरएनए, इसमें है डीएनए के फ्रेगमेंट, इसमें है प्रोटीन, इसमें है पॉलीसेकेराइड, है ना, यही बड़े मॉलिक्यूल है। तो इन्होंने क्या किया, हीट किल एस थर्ड का आरएनए अलग निकाल लिया, हीट किल एस थर्ड का डीएनए फ्रेगमेंट अलग निकाल लिया, हीट किल एस थर्ड का प्रोटीन अलग निकाल लिया, हीट किल एस थर्ड का इन्होंने पॉलीसेकेराइड अलग निकाल लिया, और इन्होंने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लिविंग आर सेकंड लिया, आरएनए ऑफ एस थर्ड डाल दिया, लिविंग आर सेकंड लिया, अगली टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन ऑफ एस थर्ड डाल दिया, लिविंग आर सेकंड लिया, डीएनए ऑफ एस थर्ड डाल दिया, लिविंग आर सेकंड लिया, पॉलीसेकेराइड ऑफ एस थर्ड डाल दिया। अब मालूम चल जाएगा कौन सा केमिकल रिस्पॉन्स चलता है। क्या पाया, जिस टेस्ट ट्यूब में लिविंग आर सेकंड था और आरएनए था, कुछ नहीं हुआ। लिविंग आर सेकंड था और प्रोटीन ऑफ एस थर्ड था, कुछ नहीं हुआ। लिविंग आर सेकंड था, पॉलीसेकेराइड ऑफ एस थर्ड था जिस पर डाउट था, वहां भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस टेस्ट ट्यूब में लिविंग आर सेकंड था, डीएनए फ्रेगमेंट्स थे एस थर्ड के, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर हो गया। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो है डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है ना, क्या देखा इन्होंने, बायोकेमिकल प्यूरिफिकेशन किया, प्रोटीन डीएनए आरएनए का हीट किल एस थर्ड में लिया, उन्होंने देखा उन्होंने कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर एस थर्ड डीएनए एस थर्ड का डीएनए फ्रेगमेंट थे, वहां पर आर सेकंड बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर, इसका मतलब, और उसको उन्होंने वेरीफाई भी किया कि प्रोटीन का जो है आपने प्रोटीएस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, आरएनए को डाइजेस्ट कर लेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं रोक पाते। लेकिन यदि आपने मीडियम में डीएनए एज इस्तेमाल किया, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आपने इस्तेमाल किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन फिर नहीं हो पाता है। मतलब ये है कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मॉलिक्यूल है वो है डीएनए मॉलिक्यूल है वो। ठीक है ना बेटा, ठीक, तो इन्होंने कहा। अब देखिए, अब जब ये प्रयोग किया गया तो देखिए मेरी बात के डाइजेशन विद डीएनए डिड नॉट इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए को डाइजेस्ट करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। ठीक है ना, ठीक। हालांकि इन्होंने बता दिया था कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इनकी बात को नहीं माने, तभी तो 11 साल तक प्रयोग करते रहे। इनकी बात को नहीं माना उन्होंने कि नहीं मानेंगे हम ये। देन अब आगे की कहानी आगे बढ़ती है, कहानी पहुंचाती है 1952 में के हर्सी एंड चेज। ठीक है, अब यहां पर जो है वो बड़े जबरदस्त प्रूफ दिया इसका, हर्सी और चेज ने के अनइक्विवोकल प्रूफ
द डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो आया है, इसका कोई अपवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं इस बात पे, वो आया अल्फ्रेड हर्सी और मार्था चेज ने दिया 1952 के। इन्होंने उन वायरस पे काम किया जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं और इन्हें हम बोलते हैं बैक्टेरोफेज कहते हैं। बैक्टेरोफेज जो होते हैं बेटा, ये वास्तव में ऐसे वायरस होते हैं बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन से बना हुआ कवर होता है। कवर को बोलते हैं हम कैप्सिड, क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों एक साथ वायरस में नहीं होता है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? देखा कि एक वायरस जो होता है उसमें दो ही कंपोनेंट है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो इन्होंने क्या किया, उस वायरस के दोनों वायरस में अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ये भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। वैज्ञानिकों में, साइंटिस्ट में सबसे बड़ा झगड़ा, जो साइंटिस्ट में सबसे बड़ा झगड़ा था इस बात को था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए, ये कंफ्यूजिंग था। इन्होंने क्या किया, प्रोटीन को इन्होंने रेडियो लेवल कर दिया, किससे? सल्फर से। ठीक है, और इन्होंने डीएनए को रेडियो लेवल कर दिया फास्फोरस से। ठीक है, देखते हैं क्या किया इन्होंने जो है वो बैक्टेरोफेज का जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसको उन्होंने जो है सल्फर से, रेडियोएक्टिव सल्फर से रेडियो लेवल कर दिया। ठीक है, जो डीएनए था उसको उन्होंने रेडियोएक्टिव फास्फोरस से जो है वो उसको जो है वो लेवल कर दिया। मतलब ये है कि एक वायरस ऐसा है जिसके न्यूक्लिक एसिड जिसका जो प्रोटीन कोट है, एक वायरस ऐसा है जिसका जो प्रोटीन कोट है, कैप्सिड है, जो प्रोटीन है उसमें रेडियोएक्टिविटी प्रेजेंट है। दूसरे वायरस में क्या है, जो फास्फोरस जो है उसका इस्तेमाल किया गया। और डीएनए में देखो दो ही तो मटेरियल है वायरस में, डीएनए प्रोटीन। एक वायरस में प्रोटीन को रेडियो लेवल कर दिया, दूसरे में जो है वो डीएनए को रेडियो लेवल कर दिया, दोनों को छोड़ दिया अटैक करने के लिए। क्या पाया उन्होंने कि नया बनने जो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, जो सेल के अंदर जाएगा, उन्होंने पाया कि जो इन्फेक्टिव पार्ट था, जो बैक्टीरियल सेल के अंदर गया, यानी वायरस के अटैक करने पर जो बैक्टीरियल सेल के अंदर गया वो था डीएनए मॉलिक्यूल। और जो नया वायरस बना उसके अंदर क्या मिला हमको? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए मॉलिक्यूल मिला, जबकि प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह गए। तो इससे मालूम चला कि बैक्टेरोफेज जब बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करता है और बैक्टीरियल सेल जो होती है वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई वहां पे करता है और नए वायरस पार्टिकल को वो बनाता है। ठीक है, तो मालूम चल गया हमें कि जो वायरस का इन्फेक्टिव पार्ट है वो क्या है, वो न्यूक्लिक एसिड है। और वास्तव में इन्होंने कहा कि जो पार्ट अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है वही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है ना? ठीक, तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने इसके लिए रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया, फास्फोरस का और सल्फर का। फास्फोरस को कहां पे इंट्रोड्यूस किया? डीएनए में, और सल्फर को प्रोटीन कोट में। ठीक है, क्लियर? तो इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया कि जो बैक्टीरियल सेल के अंदर गया वो था डीएनए मॉलिक्यूल, जिसने मल्टीप्लाई किया था वो था डीएनए मॉलिक्यूल, जो बाहर रह गया वो था प्रोटीन मॉलिक्यूल के। और इसने ये सिद्ध कर दिया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? वो होता है डीएनए। ठीक है ना बेटा, जो मैंने कहा वही सब लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है, क्लियर? तो वायरस पार्टिकल निकाला, देखा, स्टडी किया, तो मालूम चला इसमें कि बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरसेस हैड ओनली रेडियोएक्टिव, जिनमें केवल रेडियोएक्टिव डीएनए था, वैसे वायरस जिनको अटैक किया उनमें हमको रेडियोएक्टिविटी बैक्टीरियल सेल के अंदर देखने मिली और अगली वायरस की जनरेशन तक वो पहुंच गई, जबकि जहां प्रोटीन कोट लिया वहां पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर? इससे क्या मालूम चला? इससे ये फाइनली मालूम चल गया कि डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो है वो अनुवांशिक पदार्थ है जो कि जो है वो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर गया और उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है ना? क्लियर? तो चलिए यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा कि जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे हुई। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में बेटा, ग्रिफिथ के बारे में, एवरी मैकलॉड मैककॉर्टी के बारे में याद रखना है बैठ के। हमें जो है वो हर्सी और चेस के बारे में रखना है। याद रखिएगा, हर्सी और चेस ने जिस बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया था वो था T2 फेग। वो क्या था? वो था T2 फेग। उसे बोलते हैं हम T2 फेग, उसे हम कहते हैं T2 कॉलीफेज का उन्होंने इस्तेमाल किया था। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये तो बात हुई किसके बारे में? जेनेटिक बैक्टीरियल। ये बात किया हमने कि किस प्रकार अनुवांशिक मटेरियल की जो है वो खोज हुई थी, उसके ऊपर बात किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम बात करेंगे, यानी लेक्चर के अगले हिस्से में हम नेक्स्ट पार्ट में, 2 पार्ट में लेक्चर है, पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 में हम बात करेंगे बेटा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आज ही कवर करना है हमको। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हमको आज ही कवर करना है। देखो क्या है, कुछ जगह ऐसी यहाँ पे चैप्टर बहुत बड़े, ये वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़े चैप्टर में से एक है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है मेरे को स्पेस देना पड़ेगा, मैं थोड़ा पढ़ा सकूँ आपको। ठीक है, मेरे पास तरीका वही कि मैं बहुत शॉर्ट कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि बेटा आपको पूरा बेनिफिट मिले, आपको टाइटन क्रैश कोर्स का पूरा बेनिफिट
बेनिफिट आपको मिले, इसलिए थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। आपके वक्त नहीं देंगे तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा आपको बेटा, है ना। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।